अकबर को हमारे यहाँ मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ऐसे हीरो की तरह दिखाया गया, मूवीज़ बनी हमारे यहाँ, टीवी शोज़ भी बने। तो कहीं न कहीं थे तो वो आक्रमणकारी। तो क्या ये सही तरीका था हमारी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने के लिए? कि अकेली एक ऐसी छोड़ी है जिसने भारत को बांट दिया, टुकड़ों टुकड़ों में बांटा। नॉर्थ साउथ का डिवाइड आप देखेंगे, उसकी वजह यही है। आंग्रेज की जो नेवी है उसको ख़त्म करने में अंग्रेज़ों के साथ पेशवा शामिल थे। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हम क्यों हारे, हम आपस में ही लड़े। ये जो आज़ाद हिंद फौज के सोल्जर्स के साथ किया, क्या यही कारण था कि आज भी लोगों को ये लगता है कि उनका रोल नहीं था और गांधी जी ने ही हमें इंडिपेंडेंस दिलाई है? अहिंसा के नाम पे आप आज़ादी नहीं पा सकते। और आप ये गलत आप सिखाएंगे तो कल को आप ये बोलेंगे भैया कि आपके घर पे कोई आपको ये आतताई आ जाए, कोई टेररिस्ट आ जाए और आप बोलेंगे अच्छा आप एक थप्पड़ मारा यहाँ मार लो, बोलिए ये आप गलत लेसन दे रहे हैं। बट मुझे लगता है कि नाथूराम गोडसे का जो एक्ट था वो सनातन जो धर्म है उसको बहुत। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है The national flag, the saffron, white and green tricolour, was publicly unfurled. For the rest, it was crowds, crowds, crowds. तो पाकिस्तान के दो हिस्से होते हैं, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। क्या ये अच्छा डिसीजन था या ये बहुत ही सोची समझी चाल थी इंडिया को वापस से रिकैप्चर करने की? कश्मीर इज जस्ट एन एक्सक्यूज। आप आज कश्मीर दे भी देंगे तो कल आपसे राजस्थान मांगे, कल उसके बाद आप पंजाब मांगे, दिल्ली मांगे, आप देते रहिए वो लेते रहेंगे। सो कश्मीर इज एन एक्सक्यूज एंड अल्टीमेट टारगेट इज हिंदू महासभा। उसमें बड़ी फोर्स होकर उभर रही थी और उसी का फायदा लेके नेहरू ने हिंदू महासभा को तोड़ दिया, कम्प्लीटली तोड़ दिया। उसी डर में आरएसएस भी कम्प्लीटली अपने आप पॉलिटिक्स से अलग कर लिया कि नहीं, पॉलिटिक्स से कुछ नहीं करना है। हर तरीके से देखा जाए अलग अलग एरियाज में, तो गांधी जी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस जी, आप क्या कहेंगे? उत्पल जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स में। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। जो थ्योरी हमारे यहाँ बनाई गई या इम्पोज करी गई, जो पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं डिवीज़न का कारण भी बनी, मुझे ऐसा लगता है। और उसके ही कारण कहीं हम साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया ऐसी बातें करने लगे। जो थ्योरी थी कि इंडिया पे अटैक आर्यंस ने किया था सबसे पहले, एंड देन ब्रिटिशर से थ्योरी लाए थे और उन्होंने कहा कि हमने अटैक किया है इस तरीके से, या हम इसको एक्वायर करना चाहते हैं इंडिया को, ऐसा आपने भी किया था। तो इस पे आपका क्या कहना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप आर्यन इन्विजन स्लैश माइग्रेशन थ्योरीज को बोलते हैं। और जब आप इतिहास देखेंगे तो मेरी नज़र में इस मदर ऑफ ऑल डिस्टॉर्शनिस्ट थ्योरीज इन इंडियन हिस्ट्री ये अपने आप में ये सब ये सारे आप डिस्टॉर्शन को एक जगह रखें और इसको दूसरी तरह रखें तो ये उससे भारी पड़ेगी। और उसका रीज़न ये है कि अकेली एक ऐसी थ्योरी है जिसने भारत को बांट दिया, टुकड़ों टुकड़ों में बांटा। नॉर्थ साउथ का डिवाइड आप देखेंगे, उसकी वजह यही है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी है जिसमें आर्यंस और द्रविडियन का डिवाइड, जो कि आर्टिफिशियल डिवाइड है। कोई ऐसी डिवाइड है ही नहीं आर्यंस और द्रविडियन परसे में, वैदिक या द्रविडियन में वो क्रिएट किया गया। ट्राइबल नॉन ट्राइबल का जो बेसिक डिफरेंसेस था वो भी यहीं से आया है। जबकि आप जब ट्राइबल मैंने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है, जब आप ट्राइबल लिटरेचर आप पढ़ेंगे, चाहे वो नॉर्थ इंडियन ट्राइबल हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न हो, उसके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि देयर इज ए कंटिन्यूटी बिटवीन नॉन ट्राइबल एंड ट्राइबल, बिटवीन सनातन ट्रेडिशन एंड ट्राइबल ट्रेडिशन। बेसिकली सनातन का ही वो एक्सटेंशन है। जो ट्राइबल्स हैं उनकी जो आपकी जो उनकी ट्रेडिशंस हैं, जो आप उनकी कहानियाँ जो आप सुनेंगे तो उसमें वो ओपनली बोलते हैं कि वो इसी हमारे सनातन धर्म के ही एक्सटेंशन के रूप में उन्होंने काम किया। लेकिन ये जो हमारी आर्यन इन्वेजन स्लैश माइग्रेशन हो रही है, इसने वहाँ भी डिवीजन क्रिएट करने की। और प्रॉब्लम क्या हुई आज़ादी के बाद, जब 47 के बाद ऐसा हुआ कि ये एक बहुत अच्छा एक अस्त्र मिल गया, एक अच्छा वेपन मिल गया पॉलिटिशियन को, क्रॉस बोर्ड को, कि जिसका यूज़ करके वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को चला पाएँ। लेकिन कमिंग टू द थ्योरी, आर्यन इन्विजन थ्योरी जो है, क्योंकि इसमें बोली जाती है सेंट्रल एशिया से एक आर्यंस आए। और आर्यन कौन थे? आर्यन नोमैड से चरवाहा थे, अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, कम्प्लीटली गंवार थे।
हुआ है, लेकिन वो संस्कृत जानते थे। अब देखिए कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, संस्कृत दुनिया की सबसे विकसित, सबसे जो कंप्यूटर बोलता है कि सबसे कंप्यूटर के लिए सबसे योग्य लैंग्वेज है, तो एक अनपढ़ गवार नॉमेड के द्वारा संस्कृत की उत्पत्ति होती है। कॉन्ट्रडिक्शन है। अब आप देखेंगे हमारी लिटरेचर देखेंगे, हमारे पुराने जितने भी, चाहे वेद से लेके पुराण और उपनिषद सब में, हमारे महाभारत रामायण महाभारत में भी कहीं भी एक ऐसा मेंशन नहीं है, एक वर्णन नहीं है जिसमें ये कहा जाता है कि हम लोग बाहर से आए हैं, ये हमारी मातृभूमि नहीं है, हम कहीं और से आए हैं। और यहाँ हम ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि अक्रॉस द वर्ल्ड कोई भी आप सोसाइटी देखें, कोई भी सिविलाइजेशन देखें, कोई भी कम्युनिटी देखें, यदि उन्हें कभी माइग्रेट किया हो तो वो उन्हें हमेशा याद रहा है। भारत में मान लिए जो रशियंस आए, पारसी जो आए, उत्पीड़न के बाद जब ईरान पे इस्लाम का आक्रमण हो गया, उसके बाद बसने के लिए भारत आए, तो उन्हें याद है कि वो भारत आए, कहाँ आए पहली बार, कहाँ रुके, सारा उनके दिमाग में। और ये आज की बात नहीं है, ये आज से ऑलमोस्ट 1600-1700 साल पुरानी बात है। 1500 पुरानी बात है। तो 15 साल से वो भूले नहीं। और सिमिलरली आप तो यदि सेंट्रल एशिया में आप जाएँ, ये अमेरिका में जाएँ, तो अमेरिका में इंकाज हैं, इज़्टेक सिविलाइजेशन है, उन लोगों में भी ये वर्णन है कि वो कहीं से आए। सो जितने भी सभ्यताएं हैं, जितने भी लोग हैं, यदि वो कहीं कभी मूव करते हैं और यदि वो अपना मूल स्थान छोड़ के मूव करते हैं, तो उन्हें याद रहता है कि हाँ ये ऐसा, हम यहाँ से नहीं, हम वहाँ से आए थे। हम वहाँ से आए। वो ये भी भूल जाते हैं कहाँ से आए हैं, लेकिन उन्हें ये कम से कम याद रहता है कि हम यहाँ के नहीं हैं। भारत की जो सभ्यता है, एक लौती सभ्यता है, यूनिक है इधर में, कि हमें याद ही नहीं है। हमारे सारे ग्रंथों में यही लिखा हुआ कि हम यहीं जन्म हुए थे, यहीं उत्पत्ति हुई थी, यही हमारी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, देवभूमि, सब यही है। आर्कियोलॉजिकल Yes. हमारे पास सबूत भी है। आर्कियोलॉजिकली मैं आता हूँ, आर्कियोलॉजिकली आर्यन रिविजन के सपोर्ट में एक भी थ्योरी नहीं है। इनफैक्ट आप जो थ्योरी का इवोल्यूशन देखें तो आप समझें कितना वो स्लिपरी ग्राउंड में है। शुरू में हुआ था जो मॉर्टिन व्हीलर जो थे, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने वो बोला कि आर्यन रिविजन हुआ था जी, आर्यंस आए और उन्होंने हड़प्पा वाले को मार के काट के सब कैप्चर कर दिया। खुदाई हुई, कुछ नहीं मिला। तो फिर लगा यार ये कैसे हो गया, मारा भी और कुछ मिला भी नहीं हमें। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे 90 तक आते आते उन लोगों ने थ्योरी को चेंज करके बोला कि नहीं, इन्वेजन नहीं हुआ था, माइग्रेशन हुआ था। तो धीरे धीरे आए थे और इतने कम बैचेज में आए थे, जो 10-20 लोग साथ आए, कि वो उसका कोई एविडेंस आपको नहीं मिलेगा। आप इमेजिन कीजिए 10-20 लोग आके हड़प्पा ऐसे विशाल सिविलाइजेशन को, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट है ज्योग्राफिकली, एस्टैब्लिश कर दिया। और अर्बन है, सिविलाइज है। इनफैक्ट उसकी अर्बन प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि 2000 साल बाद जाके ग्रीस को फॉलो कर पाए। 2000 साल लगे कम से कम वो वैसे उस स्थिति में जाने पूरा। और वैसे को ये अनपढ़ गवार जो कि कुछ गुड फॉर नथिंग आर्यंस आए और उन्होंने कैप्चर कर लिया। वन, दूसरा सिर्फ कैप्चर ही नहीं किया, उन्होंने अपनी लैंग्वेज भी दे दी। अब लैंग्वेज पर सबसे स्टिकी क्वेश्चन आते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई फाइंड ये आर्यन जो थ्योरी है, ये बहुत ही लेक्स कॉमन सेंस। लैंग्वेज बहुत ही स्टिकी सब्जेक्ट है। जो हमारा जो अपना जो भाषा होता है ना, भाषा की लड़ाइयाँ आप देखना भी होता है, तमिल बड़ा है या तेलुगु बड़ा है या हिंदी बड़ा है, संस्कृत बड़ा है, जो कि लोग बहुत इमोशनल होते हैं। लोग अपना धर्म बदल लेते हैं लेकिन लैंग्वेज नहीं बदलते। आप बांग्लादेश में देखें, अभी भी बंगाली बोलते हैं। आप पाकिस्तान में जाए तो जो पाकिस्तानी जो पंजाबी हैं, पंजाबी बोलते हैं, क्योंकि लैंग्वेज नहीं छूटता है। ये भी अपने आप में अनोखा एग्जाम्पल इन लोगों ने हमारे डिस्टॉर्शन से दिया कि आर्यंस संस्कृत लाए और हड़प्पन्स डिस्पाइट बीइंग मोर डेवलप्ड, मोर सिविलाइज्ड, मोर एजुकेटेड, अपनी लैंग्वेज छोड़ के उन्होंने इनकी लैंग्वेज ले ली, बिल्कुल ओवरनाइट ले ली। सो आप देखेंगे ये था। आर्कियोलॉजिकली बहुत अच्छा एविडेंस मिला, जिसकी बहुत चर्चाएं नहीं हुई। मितानी राजा हुआ करते थे सेंट्रल एशिया में, अराउंड 1400 BC करीब में उनका राज्य हुआ करता था। सेंट्रल एशिया, एंटोलिया रीजन, ये आपको तुर्की का एरिया है। उनका रिकॉर्ड मिला है, इंस्क्रिप्शन तो जैसे अशोका का था, वो तो भाई आप झुला नहीं सकते, उसमें कार्बन डेटिंग करके आप डेट पता कर सकते हैं। तो डेट अराउंड 1400 BC आ रहा है। उसमें जो एग्रीमेंट है
एक लड़ाई के बाद का एग्रीमेंट है, जिसमें कि एग्रीमेंट आप किसी भगवान के नाम पे करते हो, तो उसमें इंद्र का, वरुण का, अग्नि का, मित्र का, इन देवताओं के नाम पे इन्होंने एग्रीमेंट की थी कि नहीं हम ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, बड़े द लैंग्वेज जो उस स्क्रिप्शन में लिखा गया है, यदि आर्यन इन्वेजन हुआ होता तो वो लैंग्वेज ऋग्वेदा भारत आने के बाद लिखा गया, ये सब मानते हैं। तो जो ऋग्वेद का जो लैंग्वेज है उससे पहले का वो लैंग्वेज होता है, प्री ऋग्वेदिक होता है। करेक्ट। लेकिन वो जो लैंग्वेज है मितानी स्क्रिप्शन का, वो लैंग्वेज है लेटर ऋग्वेदिक पीरियड का, जो यजुर्वेद में जो लैंग्वेज मिल रहा है, या फिर वो लैंग्वेज इज क्लोजर टू जो मितानी का है। तो इसका क्या मतलब, इन्वेजन का कोई बात ही नहीं कि है। भैया हो, यदि कोई माइग्रेशन हुआ है तो शायद यह इस देश से बाहर हुआ है, इस देश में लोग नहीं आए। और इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में वर्णन है दशरथ के युद्ध का, 10 राजाओं के युद्ध का, जिसमें सुदाश राजा थे, ये भरत कुल से थे वो, और उनके गुरु थे वशिष्ठ। वो एक तरफ थे और दूसरी तरफ 10 राजा एक साथ थे, एक ग्रुप था 10 राजाओं का, उसके गुरु थे विश्वामित्र। और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और बहुत बड़ा युद्ध हो। लोग हमारे में जो 3 बड़े युद्ध माने जाते हैं हमारे शास्त्रों में, वो है देवासुर युद्ध, दशराग युद्ध और महाभारत। सो इसको उस कैटेगरी में रखा जाता है। सो ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में सुदास की जीत हुई थी वशिष्ठ गुरु के अंदर के निरीक्षण में उन्होंने 10 राजाओं को हराया था। और जब युद्ध खत्म हुआ तो 10 में से 3-4 जो थे, जो जो किंगडम थे, उनके जो राजा थे वो देश छोड़ के चले गए थे। सो आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन यदि कहीं मेंशन है तो यहाँ है, वो अपनी देश की सीमाओं को छोड़ के वो सेटल एशिया चले गए, वेस्ट एशिया चले गए। सो आप देखेंगे तो आप इतिहास में ये वर्णन पाते हैं, आप यहाँ आने का वर्णन नहीं पाते। लेकिन आप देखिए अंग्रेज में ये जो कहते हैं, जो फॉर मी इट्स ए स्कैम, ये हिस्टोरिकल सबसे बड़ा स्कैम है आर्यन विजन थ्योरी। ये स्कैम अंग्रेज क्यों लाए? क्योंकि अंग्रेज को ये दिखाना था कि हम यहाँ रूल कर रहे हैं तो हमारी लेजिटिमेसी है रूल करने की। तो कैसे है भाई? वो इस तरह है कि भैया ठीक है, हम आ जाए हैं, आप आज से 2000 साल पहले आए हो, सो ये जमीन ना हमारा है ना आपका है, और यदि आपका है तो फिर हमारा भी है, सो आई कैन रूल, हमें कोई डिफरेंस नहीं। यस, सो आई कैन रूल, हम दोनों बाहर से आए हैं भाई, तो यदि आपका धरती है तो फिर मेरा भी धरती है। सो इन्होंने इसको लेजिटिमाइज किया। और इसका दूसरा, और हमारे जो अपने जो लेफ्टिस्ट जो हिस्टोरियन कम डिस्टोरियंस थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट इसीलिए किया क्योंकि उनकी एक जो वीक पॉइंट थी हमेशा ये करने की कि वो हमेशा डिफेंसिव होते अबाउट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया। उनको लगता है कि यार, उनको हमेशा दिखाया नहीं 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 वो यार इन्वेजन किए थे, लेकिन उनका मारने का मकसद ही था, उनका ये मकसद था, या आपने इतना ज़्यादा सोना चांदी मंदिर में रखा इसलिए मंदिर तोड़ दिया। हमेशा वो डिफेंड करते हैं। गंगा जमुनी तहजीब की जो उनके आर्गूमेंट है उसको पुश करना था। उनके लिए भी आर्गूमेंट बहुत अच्छा काम आया। उन्हें बोला कि ठीक है यार, आप बाबर को गाली क्यों दे रहे हो? आपके लोग भी तो ऐसे ही आए थे, आपने बेचारे हड़प्पन लोगों को मार के भगा दिया। तो अब किसी थर्ड थ्योरी के लिए किसी और थ्योरी का फायदा मिल रहा है। यस, सो बेसिकली ये हिस्टोरिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी होगी, पॉलिटिसाइज होगी, और पॉलिटिकल रीजन के लिए इसको आज भी सस्टेन किया जा रहा है। आपने मुस्लिम इन्वेशन की बात करी, तो जो मुगल इन्वेजन हुआ, तो उससे पहले क्या यहाँ पे पहले कुछ मुगल्स या इस्लामिक लोग इन भारत में पहले से रहते थे, या जब उनका पहला इन्वेशन हुआ तभी से शुरुआत हुई? पहला इन्वेजन जो मुसलमानों का मुगल तो 1526 में आए, पानीपत की लड़ाई हुई थी। उससे पहले हमारे यहाँ सल्तनत काल था, 1206 से लेके 1526 तक जो दिल्ली में जो जिसका कंट्रोल था वो सल्तनत काल बोलते हैं। लेकिन सल्तनत काल बहुत ही, सल्तनत जो रूल था बहुत ही कमज़ोर था। हमारे इतिहास में तो उन्हें पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारी जो इतिहास है अभी भी दिल्ली सेंट्रिक है। क्योंकि आज दिल्ली कैपिटल है, इसका मतलब ये नहीं कि आज से 8 साल पहले भी दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब सल्तनत जो पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, तो दिल्ली सबसे इम्पोर्टेंट सिटी नहीं थी हमारी नॉर्थ इंडिया की, कनौज थी। कनौज मोर इम्पोर्टेंट, मुल्तान वाज इम्पोर्टेंट, लाहौर वाज मोर इम्पोर्टेंट, सो बनारस वाज इम्पोर्टेंट, दिल्ली वाज नॉट इम्पोर्टेंट, दिल्ली वाज स्मॉल सेंटर। तो लेकिन चूँकि जो हमारे जो हिस्टोरियन थे वो दिल्ली पर्सपेक्टिव से देखते थे, तो उनको दिल्ली में मतलब सल्तनत आगे मतलब वो देश का कैप्चर हो गया।
और सल्तनत के यहाँ तक रूल था, वो 1206 से लेकर 1526 तक रहे थे वो। लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही राजा ऐसे थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि कुछ कर पाए थे। इसके अलावा और सब यही थे कि वो जीते थे और फिर 5 साल बाद हार जाते थे। अच्छा। तो जहाँ शुरुआत करते थे वापस वहीं आते। ये एग्जाम्पल बलबन का दो, बलबन बहुत साल शासन किए थे, ऑलमोस्ट लाइक उनका शासन 40 साल से ज़्यादा रहा था। बलबन ने पहले 20 साल उन्होंने सारा जीता, यूपी और एमपी सब वहाँ गए, राजस्थान में भी बहुत जीते, और लेकिन अपने अंतिम काल में 10 साल में सारा हार गए, वापस दिल्ली वापस आ गए। और ये चलती रही, ये क्रिया चलती रही जब तक कि अकबर नहीं आते। और अकबर ने बड़ी जो होता है बहुत स्मार्ट रूलर थे वो। उन्हें समझ में आया कि देश को जीतना है तो देश के जो इंडिजिनस सपोर्ट है, हिंदू सपोर्ट को लेना पड़ेगा। पूरा ना भी नहीं, लेकिन एक सेक्शन का ले। तो उन्होंने राजपूत को अपने साथ मिलाया, उनके साथ उन्होंने शादी का संबंध किया, और उनकी मदद से जब तक वो मदद उनके साथ था राजपूतों का, तब तक मुगलों का बाल बांका नहीं हुआ। औरंगजेब ने जब ये संबंध को तोड़ने की कोशिश की, जसवंत सिंह राजा थे, उनका राज्य को हथियाने की कोशिश की उन्होंने, उसके बाद से मुगल साम्राज्य फिर से चलना शुरू किया। फिर साउथ में शिवाजी आ गए, ईस्ट में अहोम थे। अहोम के बारे में हम बहुत कम बातें करते हैं। अहोम ही एक ऐसा एक राज्य था, एम्पायर था, जो कही जिसने औरंगजेब को जब वो औरंगजेब अपने ऊंचाई पे था तब हराया था। और नॉर्थ ईस्ट जो आज बचा हुआ है वहाँ, मतलब उसी पॉपुलेशन कम, उसका रीजन यही कि अहोम ने वहाँ प्रोटेक्ट किया था। सो ये कहानी है। लेकिन जो आप जो मुस्लिम इन्वेजन की बात है, मुस्लिम इन्वेजन भारत में 1206 में भी नहीं हुआ है। मोहम्मद साहब 632 में उनकी मृत्यु होती है, उसके 5 साल के अंदर ही भारत में मुसलमानों का आक्रमण शुरू हो गया था। अच्छा। तो 637 से लेकर 712 में सिंध पर मोहम्मद कासिम का आक्रमण होता है, और उन्होंने सिंध पे कैप्चर किया था। इस बीच में ऑलमोस्ट एक दर्जन अटैक हुए थे, और सारे अटैक विफल हुए। और इसी 100 सालों में जो इस्लामिक फोर्सेस थी ऑलमोस्ट फ्रांस के एकदम सेंटर में पहुंच गई थी, यूरोप पहुंच गई थी, सेंट्रल एशिया में बहुत सारा जीत लिया था, ईरान खत्म हो गया था, अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट में जीत लिया था, इतना कुछ जीत लिया था। लेकिन भारत में नहीं, वो कहीं नहीं आ पाए थे, हारते ही गए। 712 में पहली बार उन्हें जीत मिली, और वो जीत भी इतनी मोमेंटरी, वो तो इतनी ही मतलब कम समय के लिए था कि विद इन 50 ईयर्स सिर्फ 2 छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज बचे जो कि मुस्लिम रूल कर रहे थे पूरे एरिया में, और वो था मंसूरा और मुल्तान में एक बहुत बड़ा मंदिर था, सूर्य का मंदिर था। और मुल्तान बहुत ही, मुल्तान उसको बेसिकली हमारे ग्रंथों बोलते हैं, और हमारे लिए बहुत ही जो जैसे हम बनारस को मानते हैं वैसे उसकी वो थी मंदिर की वजह से। तो जब भी हमारे जो राजा अटैक करते थे, हिंदू राजा, तो क्या होता था कि वहाँ का जो मुस्लिम जो राजा थे वो अपनी आर्मी के आगे वहाँ से जो मूर्ति निकाल के मंदिर से आगे लाते थे, बोलते थे आप अटैक करोगे तो हम मूर्ति तोड़ देंगे। अच्छा। और एवरी टाइम दिस यूज्ड टू हैपन, हमारी सेनाएं वापस चली जाती थी। तो हम बोले इतने मतलब इतनी विफलता उन्हें मिली थी, इस बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं। एक्चुअली अकबर से आने से पहले तक उनको सफलताएं बहुत कम है। ये हमारे इतिहास में ऐसे पढ़ाया जाता है कि भाई पहले कासिम आया, फिर मोहम्मद गजनी आया, फिर गौरी आया, फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आया, और सब आके हमें तो तबाह कर दिया और उनका शासन रहा। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई एक्चुअली उल्टी है। सच्चाई ये है कि हर एक स्टेप पे हमारी जो भारत में उनका अपोजिशन हुआ, और वो सक्सेसफुल बहुत कम हुए। पहला सक्सेस, रियल सक्सेस उनको अकबर ने दिलाया था, और वो भी तब हुआ था जब अकबर ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, अकबर ने इन्वॉल्व किया हिंदू राजाओं को, और तब जाके सक्सेस मिली थी। आपने अकबर का नाम लिया कि अकबर ने बड़ी जीत है ना हासिल करी इंडिया में, तो और अकबर ने राजपूतों का है ना सहारा लिया इसमें। अकबर को हमारे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ऐसे हीरो की तरह दिखाया गया, मूवीज़ बनी हमारे यहाँ, टीवी शोज़ भी बने, तो कहीं ना कहीं थे तो वो आक्रमणकारी। तो क्या ये चीज़ सही थी हमारी हिस्ट्री के लिए? क्योंकि हम जब बड़े होते हैं, हम धीरे धीरे हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमने देखा कि अकबर अकबर अकबर, तो क्या ये सही तरीका था हमारी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने के लिए? देखिए इसमें 2 पहलू है।
अकबर से पहले एक अशोक भी हुआ करते थे। अशोक के बारे में भी इसमें भी आपको पुस्तक मिलेगा। अशोक को भी बड़ा बनाने में हमारे नेहरूवियन हिस्टोरियन का ही हाथ था, जो जिसमें डिस्टोरियंस बोलता हूँ। इन लोगों ने पहले अशोक को बनाया। अशोक बहुत महान थे, और अशोक ने चूँकि कलिंग युद्ध के बाद जो उन्होंने देखा 1.5 लाख लोग मर गए, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया और बुद्धिज्म उन्होंने अपनाया। सच्चाई ये है कि जब उस कलिंग युद्ध हुआ था, और ये सच्चाई ऑलरेडी आ चुकी है, ये फैक्ट है कि जब कलिंग युद्ध में जब अशोक गए थे, उससे पहले वो बुद्धिस्ट बन चुके थे। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा एक होता है ना, ये जो पीआर साइज था क्रिएट किया गया था। अशोक को जो आप देखेंगे तो अशोक भारत की परंपरा में उनको बहुत इज्जत नहीं दी जाती है, उनको आइडियल नहीं माना जाता है। उसके रीज़न ये थे कि उन्होंने एक धर्म को थोपने की कोशिश की, बुद्धिज्म को। हमारे यहाँ धर्म थोपने की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ आप जैसे अशोक के दादा थे वो जैन थे, अशोक के पिता हिंदुइज्म और आजीविका ये दोनों में, अशोक बुद्धिस्ट थे। एक ही परिवार में देखिए तीन दादा बेटा और पोता, इन तीनों का अलग धर्म था हमारे, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अशोक का आने के बाद क्या, अशोक ने एक धर्म को, बुद्धिज्म को बहुत वे आके प्रमोट करने की कोशिश की, और कोशिश की कि ये राज्य धर्म बन जाए। तो ये हमारे अपनी जो सनातन जो ट्रेडिशन है उसके खिलाफ था। और दूसरा ये है कि अशोक जहाँ जरूरत पड़ता था बहुत ही निर्दयी हो जाते थे। जैसे एक कहानी है, उन्हें 18,000 आजीविका को मार दिया। 18,000। एक जगह ऐसा हुआ कि एक जैन ने एक जैन प्रैक्टिसिंग इंसान ने भगवान बुद्ध का अपमान किया कुछ बोल के, तो उस समय जितने भी जैन मिले थे उन सबको मारा गया, और लास्ट में उनका भाई भी मर गया। और जब उन्हें पता चला कि उसके भाई की बाय मिस्टेक उसको भी मार दिया किलिंग स्प्री में, तो फिर अशोक को ग्लानि हुई, अशोक ने तब रुकवाया उसको। तो ऐसा राजा हमारा आइडियल नहीं बन सकता था, लेकिन उन्होंने उसे बनाया। नाउ सेम वही हिस्टोरियंस अकबर को ग्रेट बनाते हैं। वो हमें बोलते हैं कि अकबर तो भाई बहुत ग्रेट है, देखिए ये मतलब सब धर्म को लेके चलते थे, सुलह कुल उनका वो था, धर्म था जिसमें कि सब उनके साथ सारे धर्म वाले लोग बैठेंगे, क्रिश्चियन भी आते थे, हाँ, सब आके डिस्कस करते थे। और देखिए भाई उनकी रानियाँ जो रहती थी, वो रानियाँ मतलब जो उनका धर्म है वो फॉलो करती थी। सो ये सब बोलते हैं, ठीक है। अकबर के बारे में एक बात मैं जरूर बोलूँगा कि अपने समय के हिसाब से आप देखिए, उस समय के हिसाब से अकबर को प्रेज करने की जरूरत है कि हाँ भाई वो बहुत ही जो उसने ये सब भी किया बहुत ही आउट ऑफ वे जाकर किया, ही शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। बट वाज ही ग्रेट? अब ग्रेटनेस तो मतलब यार, जैसे आप ग्रेट बोलोगे तो फिर यदि मेवाड़ में जाके उन्होंने यदि 30,000 से लेकर 40,000 निहत्थों को चित्तौड़ फोर्ट में मारा, वो जीतने के बाद जब वो चित्तौड़ फोर्ट जीत गए, तब भी मार, क्योंकि इतना वहाँ उन्हें स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिल रहा था कि वो उतने गुस्से हो गए थे। जीतने के बाद वहाँ जितने भी वो आम लोग काम कर रहे थे फोर्ट में, 30,000 से 40,000 लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा गया। ये क्या कोई ग्रेट आदमी काम करता है? दिस इज नॉट आइडिया ऑफ ग्रेटनेस। और तो मैं अकबर को बहुत प्रैक्टिकल राजा मानता हूँ। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अकबर को लोगों की समझ थी। अकबर शुरू में बहुत लिबरल नहीं था, लेकिन अकबर ने जब देखा कि उसके अपने मुसलमान जो उनके लोग थे, रिलेटिव्स थे और जो मंत्री थे और जो जनरल्स थे मुसलमान, वो बहुत लॉयल नहीं थे, तो फिर उसने क्या किया कि उसने फिर हिंदुओं को जोड़ना शुरू किया। और हिंदू जो राजा मानसिंह हो गए और ये लोग हो गए, ये बहुत ही लॉयल थे, आउट ऑफ वे जाके लॉयल थे। तो उसे लगा कि यार ये इतने लॉयल है यार, तो दिस वर्क फॉर हिम। कोर्ट में यदि उनके लॉयलिस्ट हो गए तो उनका स्ट्रॉन्ग हुआ, तो वो अपनी गलतियों से सीखता था। अकबर के बारे में ये थी, सीखता था, और इसीलिए उन्होंने इन्वॉल्व किया उन लोगों को। तो ही वाज ए प्रैक्टिकल रूलर। बट ये ग्रेटनेस वाली बात, तो ग्रेटनेस वही है। देखिए मैंने इस बुक में उसका मेंशन भी किया कि पहले हमारे हिस्टोरियन बोलेंगे अशोक इज ग्रेट, फिर वो बोलेंगे अकबर इज ऑल्सो ग्रेट, फिर तीसरी बात वो बोलेंगे बट अकबर इज ग्रेटर देन अशोक, एंड देन दे से बिकॉज अशोक के पास तो यार कलिंग में इतने लोगों मारा है, अकबर ने तो नहीं मारा है। सो बेसिकली ये पूरा अगेन इट्स अ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो, हिस्ट्री को आप अपनी एक आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का जरिया बना रहे हो आप, और वही हुआ है।
इस तरीके से पोर्ट्रे करना ऐसा हो गया कि उतना ब्रूटल नहीं था इसलिए ग्रेट कह सकते हो आप ऐसा करके। और अकबर को यूज करके आप ऑल्सो जो और दूसरे राजाओं का जो जितनी ब्रूटैलिटी है उसको आप सैनिटाइज करो, उसको आप कम करने की कोशिश करते हो। जब मुगल इन्वेजन हुआ धीरे धीरे, आपने बोला उनको बहुत टाइम लगा, अकबर आया, तो हमारे लोगों से ऐसी कौन सी गलती हो रही थी कि वो 600 साल तक यहाँ टिके रहे? हाँ, एक सबसे बड़ी गलती थी, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है, और अभी भी है वो है शत्रुबोध का अभाव। हमारे में शत्रुबोध नहीं है, और एक समाज में शत्रुबोध होना भी जरूरी है कि भैया आपका शत्रु है। अभी भी नहीं है, हमारे लिए कोई शत्रु नहीं है, और हम लोग फ्लॉन्ट करते हैं उसको, लेकिन शत्रुबोध होना चाहिए। और ये धरती कृष्ण की भी धरती है, और कृष्ण की धरती है तो फिर कृष्ण ने शत्रुबोध का हमेशा वो उस चीज़ का वो दिया है, लेकिन वो शत्रुबोध हमारे में रहा नहीं। सो हमने कभी जाना नहीं कि जैसे हमारा शत्रु कौन हो सकता है, या शत्रु से कैसे डील करना है। शत्रु से आप लिबरल नहीं हो सकते हो, आपको हैव टू फाइट इन में। तो एक गलती वहाँ हुई। दूसरी हुई कि जो इस्लामिक जो भी अटैक थे, इस्लामिक इन्वेजन था, उसको हमने समझने में गलती की। हमारे राजाओं को उस समय ये लगा कि ये भी शायद नॉर्मल अटैक। तो ये भी बात सही है कि जब मुसलमानों का अटैक हुआ था तो लोग बोलते हैं कि यार हम लोग बिखरे हुए थे, बिखरे हुए राजा थे, लेकिन ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जिसमें 10 राजा, 12 राजा, 15 राजा मिलकर अपनी सेनाएं भेज रहे हैं, एक साथ भेज रहे हैं और लड़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन समहाउ हम जीत नहीं पाए। उसकी एक रीज़न और भी है। तीसरी रीज़न वो है कि जो वारफेयर का स्टाइल जो था, जो वेस्ट एशिया का और बेसिकली अरब सेक्टर्स का, वो थोड़ा इवॉल्व हो गया था। हम अभी हाथियों पे ज़्यादा जोर दे रहे थे, और वो घोड़े का बहुत यूज करते थे। ओके। और घोड़े बहुत फास्ट होते थे, तेज होते हैं। जैसे अब मैं आपको पानीपत बोल रहा हूँ, तराई का युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान पहली में जीते थे, दूसरी में हारे थे। तो पहली में जब वो जीते पृथ्वीराज चौहान, तो हमें क्या बताया था ना, पृथ्वीराज चौहान ने पीठ पे तीर नहीं मारा। बेसिकली ये सच्चाई नहीं है। पृथ्वीराज चौहान उसको फॉलो ही नहीं कर पाया। वो इतने तेज उनके घोड़े थे कि वो भाग गए। सो यानी वो भागे, यानी अब हमें उसको बोले नहीं, लेकिन अगली बार फिर से वो आया, तो हमने वो अपने शत्रु को समझा नहीं। हम वो एक साल जो समय था, हमने कुछ नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान ने आपसी लोगों से लड़ाई कर ली, कन्नौज के राजा थे उससे लड़ाई कर ली, जिनके शत्रु भी थे वो, और सबसे लड़ाई कर ली, और एक सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी भी आ गया था, यार इसको तो पिछली बार हराए थे, फिर हरा देंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगली बार वो गोरी बहुत प्रिपरेशन के साथ आया था, और उससे ये क्या किया कि उस युद्ध के बारे में इनफैक्ट जोधा सरकार की पुस्तक है मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें बड़ा अच्छा वर्णन है। वो आया तो उससे बड़ी स्मार्टली वो आके लड़ाई नहीं कर लिया। वो आज भी जैसे बहुत लोग लड़ाई करते हैं आपको गुमराह करते हैं, उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। वो आया तो पहले बोला कि अच्छा आई थिंक हम लोग बात करके सुलह कर सकते हैं, और उसने बहुत दिनों तक ये चीज मैसेज करता है कि लेट्स टॉक टिल द टाइम पृथ्वीराज चौहान को ये एहसास नहीं हुआ कि नहीं यार, उसे विश्वास होना कि नहीं यार ये लड़ेगा नहीं, ये बात करके चला जाएगा, और ढीले पड़ा। हाँ ढीले पड़ गए, ये बात कर ले, ये लड़ने नहीं आया। जिस समय उनको एसेंस आ गया, अगले दिन सुबह वो उठते हैं, उनकी सेनाएं उठती हैं, देखते हैं कि सामने खड़ा है वो लेके, और सुबह वो अपना नित्य क्रिया कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, खाना तो छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किए थे, और बेचारे उठते ही लड़ाई शुरू हो गई। वो लड़ाई सुबह से लेके शाम 3 बजे तक चलती है, और 3 बजे तक वो जो डिटेल है, बड़ा अच्छा डिटेल जनरल सरकार ने दिया है। वो लड़ाई वैसी थी जैसे कि शेर और हाइना जो होती है ना, वैसी लड़ाई होती है। हाइना 10 होते हैं, वो जाते हैं लेकिन शेर को कुछ करते नहीं है, जाते हैं फिर वापस आते हैं, और शेर फिर अटैक करता है, तो बेसिकली शेर को टायर आउट करते हैं। वो उन्होंने पूरे 3 बजे तक उन्हें टायर आउट किया, थक गया पूरी तरह से, और खाए भी नहीं थे, कुछ भी नहीं किया था उन्होंने। उसके बाद फिर उन्हें 10-12 हज़ार की उन्हें एक सेना रखी थी घुड़सवारों की, उसके बाद उन्हें उसे छोड़ा। उसके बाद वो कत्लेआम हुआ, वो मतलब मैहम था वो, मतलब यू डिडंट इवन रियलाइज, इट वाज कंप्लीट, बोलते हैं आपका डम मिलिट्री सेंस आपका था, आपने एहसास नहीं किया कि शत्रु आया तो कैसे आया, पता कीजिए,
आर्मी के रिजर्व क्या है नहीं है। बेसिकली हमारी लड़ाई में ब्रेवरी की कोई कमी नहीं थी, हमने शत्रु को पहचाना नहीं था। और ये शत्रु का ऐसा था कि वो शत्रु अपना कोई लड़ाई का कोई एक मैनुअल होता फॉलो नहीं करता था। हमारी एक मैनुअल थी कि भाई शाम हो जाए तो हम लड़ाई नहीं करेंगे, शत्रुओं पे हम अटैक नहीं हमें करेंगे, नैतिकता बहुत हाँ हम सिविलियन पे अटैक नहीं करेंगे। ये एक ऐसा शत्रु था, वो सारी काम कर सकता था यदि उसे लगे कि विक्ट्री मिल जाएगी तो, और वही हुआ, इसीलिए हम हार गए। और ये चीज़ समझने में हमें बहुत साल लगे। ये चीज़ समझने का पहला एग्जाम्पल समझने में आप देखिए महाराणा प्रताप ने समझ गया, तो उन्होंने भी गुरिल्ला वारफेयर किया। उन्होंने आप उनकी जो आप लड़ाई पहले लड़ाई जो अकबर की सेना से होती है, उस लड़ाई में उन्हें पता है कि वो हारेंगे, उन्हें पता है जो हारेंगे, वो फिर वो भागते हैं वहाँ से। लड़ाई होती है, बहुत क्लोज लड़ाई होती है, इतनी क्लोज लड़ाई होती है कि बदायूनी जो एक जनरल भी है और लिखता भी है, उसने अपनी पुस्तक में लिखती है कि उसे पता नहीं चला कि कौन सा मुगल आर्मी है, कौन महाराणा प्रताप का आर्मी है, और मुगल की तरफ से कौन लड़ रहा था, मान सिंह। तो उसको पता यार हम जो तीर चला रहे हैं किसको लग रहा है हमें पता नहीं है। सो बदायूनी बोलता है, उसे बदायूनी से किसी और ने पूछा, बदायूनी बोलता है क्या फर्क पड़ता है, किसे भी लगे, जीत तो इस्लामी रहा है, दोनों तो राजपूत थे, दोनों राजपूत थे। तो बदायूनी का स्टेटमेंट है, कोई तीर किसी को लगे, जीत इस्लाम रहा। तो उस युद्ध में फिर लास्ट में प्रताप वहां से भागते हैं, स्ट्रेटेजिकली भागते हैं, उनका था उसमें जो मुझे अपने पढ़ के जो मुझे लगा, मैंने पुस्तक में लिखा। और फिर वो स्केप करते हैं पूरे अपने क्या बोलते हैं ट्रेजरी को लेके, और अपनी सेनाओं, अपने अंग रक्षक सबको लेके, वाइफ को लेके जंगल में जाते हैं, और वो लड़ाई लड़ते रहते हैं। और लड़ाई ऐसी लड़ते हैं कि जो मुगल सेना होती है, मानसिंह जैसी सेना थी, वो मान ली शहरों पे तो कैप्चर कर लिया, लेकिन उन्हें रात में डर लगता था कि भाई अब क्या होगा। सो मान ली एक उन्होंने कोई जगह, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कैप्चर कर लिया, बहुत बड़ा जगह था, और उनको इतना डर था, उन्होंने सारा तो ट्रेंच खोदा कि भाई रात में कोई ना आ जाए हमें अटैक करे। उन्होंने फिर उसके बाद दीवार खड़ा किया, वॉल, और इस तरह किया। और वो इतने डरे रहे कि वो उनके पास खाने के लिए सामान ही थे, वो सारा प्रोविजन जो आता खाने का, वो रास्ते में तो महाराणा प्रताप के लोगों ने कैप्चर किया होता, तो वो अपने ही घोड़े को मार के खा रहे थे लास्ट में, वही स्थिति थी। तो पहली बार महाराणा प्रताप ने हमें दिखाया किस तरह से इनसे लड़ा जाता है, यदि आपको उससे लड़ना है तो उनकी तरह से, उनके तरीके से लड़ना पड़ा। और दूसरी बात हमें दिखाया शिवाजी ने एग्जैक्टली सेम जनरल यूज किया जो महाराणा प्रताप ने किया, और आप रिजल्ट आप देखें उसके बाद जो हुआ। गुरिल्ला वॉरफेयर में दोनों ही, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज जी दोनों ही बहुत उत्तम माने गए कि इसी वजह से है ना इंडिया में कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशन आया जिससे हम जीत पाए और बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर कर सके। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र किया, मुगल्स के लिए सबसे ज़्यादा जो घातक साबित हुए और जिनने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया मुगल को, क्या हम कह सकते हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज है? विदाउट डाउट छत्रपति शिवाजी ने न सिर्फ मुगल की जो होता है चिंक इन द आर्मर वो दिखाया कि हाँ भाई मुगल को हराया जा सकता है, बल्कि उनकी सेनाओं ने हराया। बट छत्रपति शिवाजी ऐसे भी आप देखें तो बहुत ही दूरदर्शी थे, बहुत दूरदर्शी थे। उनकी एक जो दूरदर्शिता थी जिस पर हम बहुत कम बात करते हैं कि उनकी नेवी थी। उन्होंने एक नेवी ही संकल्पना की थी अपने दिमाग में कि नेवी होनी चाहिए, जब तक नेवी नहीं होगा एम्पायर फ्लरिश नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका जो था वो तो डेक्कन एरिया में थे, बिल्कुल पानी भी था। उन्होंने नेवी बनाया, और नेवी का जो जनरल थे आंग्रे, ताऊजी आंग्रे, वो बहुत ही सुलझे हुए बहुत ही अच्छे जनरल थे। उनके अंडर वो नेवी 50 साल तक हारी नहीं। अंग्रेजों से जो लड़ाई हुई है मराठाओं की, वो पहले लड़ाई जमीन पर नहीं हुई है, पानी में हुई है, और 50 साल तक 1703 या 4 में पहली बार युद्ध हुआ है, उसमें जो जिंदा ही था अंग्रेजों से, और 1755 में जाके या 56 में जाके वो हारे हैं। तो हमें 50 साल तक वो सेना, हमारी सेना जो बोली जाती है कि भाई अंग्रेज तो भाई देवर मास्टर ऑफ सीज, वो हारते रहे 50 साल तक, एक बार भी नहीं हारा। इनफैक्ट एक एपिसोड ऐसा हुआ कि अंग्रेजों ने पोर्तुगीज नेवली बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, वो तो आज़ादी के बाद भी वो गोवा में थे, बिल्कुल, तो उन दोनों मिल के अटैक किया, और फिर वो पराजित नहीं कर पाए मराठा नेवी को। तो ये था ये शिवाजी का वो, कि शिवाजी ने नेवी के साथ और क्या किया, उन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिकली फोर्ट्स बनाए,
सब जगह। और कुछ फोर्ट्स आपको समुद्र के पास थे और बहुत सारे फोर्ट थे जो कि पहाड़ों पे थे। तो आप हारे भी तो फोर्ट जाके चले जाते, और फोर्ट ऐसे थे जिसे आप जीत नहीं सकते थे। तो ये शिवाजी ने इस तरह से एक रास्ता दिखाया जिससे आप हरा सकते हैं। और एक वर्णन है, यानी ये तो शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद की बात है। शिवाजी महाराज जल्दी मर गए थे, 1579 या 1580 में उनकी डेथ हो गई थी। तो लेकिन उनके मारने के बाद उनके पुत्र संभाजी के साथ को बहुत ब्रूटली मारा गया। उन पर फिल्म भी आ रही है, छावा फिल्म आ रही है। तो उनको मारा गया। जब उनको मारा गया तो फिर इस पूरे जो मराठा जो समाज में बहुत विद्रोह टाइप का हो गया। सारी सब दे टुक इट पर्सनली कि ऐसे कैसे मार सकते हो। और फिर सारा समाज खड़ा हो गया। और 1689 में मराठा ऑलमोस्ट सिकुड़ गए थे, और वहाँ से फिर मराठा का हुआ। और 1707 में जब औरंगजेब मरता है तो मराठा वो अपनी पूरी चरम पे थे। और एक वर्णन है, एक वेस्टर्न एक ट्रेवलर आया था, उसका वर्णन है उसकी किताब में कि मुगल सेना जा रही है, हाथी की तरह से जा रही है, बहुत स्लो होती हुई, इतने टायर्ड हो गए थे। और वो देख रहे हैं पहाड़ी से आपको मराठाओं की सेना आ रही है बहुत तेजी में घोड़े में बैठ के, और आई और अटैक किया और मारते मारते निकल गया। और ये बस देखे और दे डिड नॉट रिएक्ट भी नहीं किया, दे गिव अप। वो लास्ट में ऐसे थक गए ना कि यार अच्छा मरना है, मर जाएंगे यार, वी कैन फाइट देम। सो ये वर्णन था, मतलब इस तरह से आते। और उनकी एक खासियत ये थी ना कि वो बहुत फास्ट थे। हमारी जो प्रॉब्लम थी, जो हम हारे क्यों थे, जो मैं सॉल्व करी उनने। यस, पहले हम हारे इसलिए हम बहुत स्लो थे, हम हाथियों पे थे और वो फास्ट थे। शिवाजी टाइम आता थे हम फास्ट हो गए और ये स्लो हो गए, ये इतने फास्ट हो गए। लेकिन कुछ समय बाद फिर से इतिहास में दोहराता है ना, तो आप इतिहास भूल जाते हो। जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, उसमें अफगान लुटेरा अब्दाली आता है, मामूद अब्दाली, उससे और मराठों की लड़ाई होती है। उस 1761 की लड़ाई है वो, उसमें मराठा हार जाते हैं। और उसमें फिर मराठा वही गलती किए हैं जो औरंगजेब कर रहा था। मराठाओं के साथ औरतें गई, औरतों को लेके गए हैं, खाना बैंड बाजा बजाती हुई, तो पूरा मेला जा रहा था। आप वैसे युद्ध नहीं कर सकते, आपको युद्ध करना, यू नीड टू हैव अ लीन मीन आर्मी। और वो फिर वो इतिहास भूल गया, तो फिर वो वहाँ मराठाओं की हार हुई। लेकिन ये है कि जो एक हमें पढ़ाया जाता है कि ब्रिटिश ने इस देश को ब्रिटिश ने इस देश को आपको ये मुगलों से लिया था, वो गलत है। ब्रिटिश ने इस देश को मराठाओं से लिया था। मराठाओं ने मुगलों को बहुत हरा दिया था, और मुगल तो मराठा के अंडर में थे, क्योंकि कृपा पात्र बन के रहते, दिल्ली में थे कि अब साहू मत हटाओ, और उन्हें वहाँ रख दिया गया था। तो ये एक इतिहास की सच्चाई है, और इसमें शिवाजी का बहुत बड़ा रोल था। शिवाजी महाराज की तो जितनी भी बायोग्राफी पढ़ते हैं, वो लगता है कि कैसे उस समय में एक आदमी इतना विजनरी हो सकता है। और वो मुझे लगता है कि इकलौते या पहले कह सकते हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का सपना देखा, जिन्होंने धर्म को पूरे भारत में फैलाने की बात रखी। नेवी, आपने बोला कि नेवी कहीं ना कहीं लाने में उनका हाथ था सबसे पहले, इतने विजन के बाद। और किला बनाने में भी उनकी बहुत बड़ी महारत थी। ये मैंने जब उनके बारे में पढ़ा तो मैंने देखा कि किला बनाने, उनके किलों के डिज़ाइन इतने घातक होते थे कि जैसे आपने बोला, अगर वो एक बार अंदर घुस गए तो कोई भी उन्हें किले में नहीं हरा सकता था, अभेद्य था बिल्कुल। और उसका डिज़ाइन से लेके इतनी स्ट्रेटेजीज लगाई जाती थी कि आप पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी कुछ भी सीख के आ जाए, आप वो भेद नहीं सकते थे, क्योंकि उनके लिए वो भी एक नया एक होमवर्क जैसा था। आपने बोला कि मुगल से नहीं लिया था भारत, ब्रिटिश ने मराठा से लिया था। जब मराठा का इतना अच्छा वर्चस्व बन चुका था, हम पूरे हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे थे और सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, हम रणनीति जान चुके थे सब कुछ, फिर ब्रिटिशर्स क्या सिर्फ आर्यन इन्वेशन थ्योरी की मदद से अंदर घुस पाए, या कुछ और भी स्ट्रेटेजीज उनने लगाई, या कहाँ हमला किया सबसे बड़ा? ब्रिटिश, देखिए ब्रिटिश जब आते हैं तो शुरुआती फेज में एक्चुअली आप देखेंगे तो ब्रिटिश सबसे कमज़ोर कड़ी थी। पोर्तुगीज बहुत आगे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे शुरू में, उससे भी स्ट्रॉन्ग इनफैक्ट डच थे और फ्रेंच थे। ये लोग एक्चुअली ब्रिटिश से आगे थे। यदि उस समय का यदि कोई देखता ना कि इन जो 3-4 विदेशी पावरों को देखता तो बोलता कि यार ब्रिटिश का चांसेस बहुत कम है। लेकिन वही इतिहास है,
सबसे कमज़ोर कड़ी ही निकाल के आई। कोई दो लकी इनफ, उन्होंने अचानक उन्हें बंगाल जीत लिया। 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है और बंगाल उन्हें उनको एकदम तोहफे के रूप में मिल गया। अब बंगाल जो था भारत का वो सबसे ज़्यादा समृद्ध राज्य था, सबसे ज़्यादा। ट्रेड कैपिटल भी कहते हैं। ट्रेड कैपिटल था, वो तो था ही, और था उस जगह की जो ज़मीन है, मिट्टी है, वो सोना निकलती है। एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। और तो उसके बारे में आज से नहीं, मतलब लिखिए सब मुगल काल में भी लिखा हुआ है कि बंगाल सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था। 1757 में जब अंग्रेजों ने इसे लिया तो उन्होंने जो बंगाल को उन्होंने ढूंढना शुरू किया, कम्प्लीटली उन्होंने उसे जर्जर बना दिया। 10 साल के अंदर वहाँ फैमिन आया, भयंकर फैमिन आया। मतलब ऐसा फैमिन आया कि मतलब 10 में से 3 आदमी मर गए, ऐसा ऐसा फैमिन आया वहाँ। और लेकिन अंग्रेज़ों ने अब लगान कम नहीं की, लगान बहुत लेते रहे। इनफैक्ट वो वारेन हेस्टिंग्स जो उनके गवर्नर जनरल थे, इनको बहुत लोग बहुत मानते भी हैं कि भाई वो बहुत काम इंडोलॉजी के लिए बहुत काम किया, वो किए भी हैं। लेकिन उनका दोहरा स्वरूप था, एक स्वरूप में उन्होंने काम भी किया लेकिन उन्होंने लूटा भी बहुत। और उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने बहुत पॉम्पसली, बहुत प्राउड होकर बोला कि फैमिन आने के बावजूद भी मैंने एक पैसा कम नहीं किया ये टैक्सेस का, सो हमारी सरकार मैनेज की लेने में। तो वो ऐसा स्वरूप था। तो वो जो काल था वो उन्होंने लूटा, और उस लूटने की वजह से उनको बहुत पावर आ गया। बंगाल उनको मिलने का फ़ायदा ये हुआ कि सडनली ओवरनाइट वो बहुत बड़े पावर हो गए। मिलिट्री जो पैसे है तो आप मिलिट्री खड़ी कर सकते हो, और उसी के एडवांटेज में वो आगे बढ़ते चले गए। लकी इनफ ऑल्सो, क्या होता है, यू ऑल्सो नीड लक। उनके साथ लक भी था, सो वो लक हुआ। और हमारे अपने लोग आपस में लड़ते हुए, जैसे मैंने आपको ये मराठा का जो आपने नेवी की बात की, मराठा नेवी 1755 में पहली बार, 56 में पहली बार हारी। पता है क्यों हारी? जो अंग्रेज जो जनरल थे, उनका परिवार, वो अंग्रेज तो मर गए 1730 में, उनके बेटे के बेटे थे उस समय, वो नेवी के लीडर थे, उनमें और पेशवाओं में डिफरेंसेस हो गया। तो क्योंकि और वो गलती वहाँ से हुई थी, तो पेशवा को जरूरत थी सपोर्ट की, तो अंग्रेज के बेटे ने सपोर्ट नहीं किया, खींच लिया। तो फिर अब इनको मौका लगा, इन्होंने भी बोला अच्छा ठीक है, लेट्स सी दिस, तो दे गिव इट बैक। तो अंग्रेज के जो नेवी है उसको ख़त्म करने में अंग्रेज़ों के साथ पेशवा शामिल थे। तो आप समझ सकते हैं कि हम ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि हम आपसी, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हम क्यों हारे, हम आपस में ही लड़ गए। यदि हम नहीं लड़ते तो नहीं होता। यानी पेशवा की आर्मी यदि अंग्रेज को हरा रही है तो फिर आप तो समझ सकते हैं। तो ये अपने आप में दुर्भाग्य था। हम समहाउ अगेन हम बहुत डिवाइडेड रह गए। और इसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया। इसीलिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इज जी जी, इट वर्क फॉर देम। डिवाइड रूल तो ब्रिटिश ने तो हर एक रूप में उसको यूज़ किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कितना प्रॉफिट मिला इंडिया को इंडिपेंडेंस में? हाँ, ये एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोग बोलते हैं कि आज़ादी हमने बहुत लड़ाई की और गांधी जी ने किया। गांधी जी का बहुत रोल था, नो डाउट। गांधी जी ने इस देश को जगाया। गांधी जी को इस देश की समझ भी थी, लार्जली मासेस की, उन्होंने करीबी देखी थी। वो आने के बाद पहला काम उन्होंने यही किया था, वो ट्रेन में बैठ के सब जगह घूमे थे। तो वो समझ में आ गई थी कि देश में किस तरह से लोग किस हद तक जाके लड़ाई कर सकते हैं ब्रिटिशों का। और उन्हें उस आदमी उस जनता को, उस जनमानस को जगाया। गांधी का ये रोल है। लेकिन क्या गांधी की वजह से ही देश आज़ाद हुआ है? तो ऐसा हुआ नहीं। गांधी का एक रोल था, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल नहीं था जो हमें बोला जाता है। हमें तो ये बोला जाता है गांधी का ही रोल था और किसी का रोल हमें नहीं तो था। यही पता है। लेकिन ये मैं आपको बोला गांधी का रोल था, लेकिन गांधी का रोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी नहीं था। ही हैड अ रोल। मतलब आप 100 मार्क्स देंगे तो गांधी को आप अभी 20 दे दीजिए, 25 दे दीजिए। आप बहुत 100 में से 25%। हाँ 25 देंगे जी, क्योंकि और भी सेक्शन है ना। सो आप बहुत खुश 25 दे देंगे, क्योंकि रोल ऑफ रिवॉल्यूशन ही ज़्यादा था। और आप सिंपल आप अंडरस्टैंडिंग, आप जो दूर से देखेंगे आज़ादी लड़ाई, तो आप अपने शत्रु को जिससे आप डरते हैं उससे आप ज़्यादा पनिश करेंगे, आप उस शत्रु को करेंगे जिससे आप डरते नहीं हैं।
सीधी सी बात। आप उसको करेंगे जिससे आप डरते हैं। जैसे मान लो आपको काला पानी भेजना हो, तो आप वहाँ उसी शत्रु को भेजेंगे जिससे आपको डर लगता है। बिल्कुल। काला पानी कौन गया? वीर सावरकर। सावरकर गए, सचिन सान्याल गए। गांधी या गांधी में कोई एक भी आप नाम बताइए जो कि काला पानी गया हो, एक भी एग्जाम्पल आप मुझे दें, एक भी नहीं है। क्यों नहीं गए? क्योंकि ब्रिटिश भी वेर हैप्पी टू डील विथ हिम। ब्रिटिश को उनसे बहुत दिक्कत नहीं था। और दूसरा ये था कि देखिए गांधी का एक और रूल था, गांधी की जितनी मूवमेंट्स थी वहाँ भी हम रिवॉल्यूशनरी के रोल को कम देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, गांधी ने 1920 के करीब में चलाया था। गांधी की जो भी मूवमेंट होती थी ना उसमें सारा देश आ जाता था। रिवॉल्यूशनरी भी आते थे, कांग्रेस उसमें कोई पार्टी नहीं थी, कांग्रेस वाज ए मूवमेंट। सोशलिस्ट भी आ जाते थे, रिवॉल्यूशनरी भी आ जाते थे, सब आ जाते थे। और जब वो गांधी अपनी जब उन्होंने चौड़ी जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें कुछ पुलिस वाले मर गए थे, उसके बाद उन्होंने उस मूवमेंट को बंद कर दिया। तो फिर रिवॉल्यूशन ने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और फिर उन्होंने आर्म रिवॉल्यूशन फिर से शुरू किया। तो आप देखते हैं भगत सिंह आते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं। आप जब चंद्रशेखर आज़ाद की आप जीवनी पढ़ेंगे तो देखेंगे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो गांधी के साथ लड़ रहे थे, तो वो लोग यहाँ भी लड़े। और जब गांधी ने मूवमेंट बंद कर दी तो फिर खुद लड़ गए, वो खुद गए और आर्म रिवॉल्यूशन किया। चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे बटकिशोर दत्त हो, चाहे भगत सिंह हो, ये सारे लोगों ने। तो इनकी लड़ाई हमेशा चलती रही, रिवॉल्यूशनरी हमेशा लड़ते रहे। गांधी ने क्या लड़ाई की, 1920-21, फिर 1930-31, फिर 1940-42, ये तीन ही है। उसके बीच में जो लड़ाई थी किसने लड़ाई की? उसके बीच की लड़ाई है हमारी रिवॉल्यूशनरी ने लड़ी। और एक और है रीजन कि गांधी का अपना वचन है, वो गांधी ने खुद बोला है कि गांधी ने बहुत सारा मूवमेंट, जैसे गांधी का जो दांडी मार्च है, गांधी ने इसलिए चलाया था क्योंकि बाय दैट टाइम भगत सिंह का वो था, फेज था, क्रेज था देश में, और रिवॉल्यूशनरी बहुत बढ़ रहे थे और उनका बहुत इम्पैक्ट हो रहा था। तो गांधी को लगा कि ये तो फिर आंदोलन में हाथ से निकल जाएगा। सो उस आंदोलन को वापस लेने के लिए उन्होंने जो दांडी मार्च चलाया। और दांडी मार्च चलाने का रीजन यही था, दांडी मार्च वाज मोर लाइक सेफ्टी वेल, जो लोगों की जो गुस्सा है वहाँ से निकाल दे, सेफ्टी वेल थ्योरी बोलते हैं उसको। और सेम काम उन्होंने थर्ड टाइम वर्ल्ड वार 2 के समय किया। नाउ कमिंग टू वर्ल्ड वार 2, यदि वर्ल्ड वार 2 नहीं होता तो शायद ब्रिटिश उस समय नहीं आती, और डिले होता प्रोसेस, क्योंकि क्या वो विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश बहुत जर्जर हो गया था, कमजोर पड़ गया था, बहुत ही कमजोर हो गया था और एक्सपोज हो चुका था कम्प्लीटली। तो उसकी क्षमता नहीं थी अब एक कॉलोनियल पावर होने की, बेल पावर होने की। तो ऑलरेडी और इसलिए देखिए उस फेज में सिर्फ भारत आज़ाद नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे देश आज़ाद हुए जिन्होंने लड़ाई ही नहीं लड़ी। बिल्कुल, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और उसका एक रीजन और था जो कि इस चीज़ को इम्पेटस दिया, और इसको क्लेमेंट एटली खुद एक्सेप्ट करते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने आज़ादी का पुश फॉरवर्ड किया था, एग्री किया था कि देश को आज़ाद करना। उन्होंने ही बोला, जब उससे पूछा गया कि अच्छा बताइए गांधी जी का रोल क्या था आज़ादी की लड़ाई में, तो उन्हें एक ही वर्ड बोला था, मिनिमल। मिनिमल, ये तो भाई जो बंदा वहाँ खड़ा है वो बोल रहा है। और उनके हिसाब से सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। और आप देखिए तो आज़ाद हिंद फौज का जो इम्पैक्ट था ब्रिटिश आर्मी में इनसाइड हो गया था। उसी समय नेवल रेवेलियन भी हुई थी 1946 में, 1946 में। तो जब ये सब हुआ तो ब्रिटिश का जो आर्मी चीफ है उसका ऑन रिकॉर्ड उसने बोला है कि इसके बाद हमें पहली बार ये एहसास हुआ कि हम अब अपने आर्मी पर रिलाय नहीं कर सकते हैं। और तब ब्रिटिश को लगा कि नाउ इट्स टाइम टू पैक आवर बैग एंड गो। तो बेसिकली यहाँ भी रोल रिवॉल्यूशन का था, सुभाष बोस का ज़्यादा रोल था। लेकिन एक जो आप ओवरऑल जो कांग्रेस को आप क्रेडिट दे सकते हैं कि वो बड़ी स्मार्टली पॉलिटिक्स पर डील कर लिया। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आईएनए का, आज़ाद हिंद फौज का। आज़ाद हिंद फौज का ट्रायल शुरू हुआ था लाल किले में। तो शुरू में कांग्रेस बहुत फेवर नहीं थी कि वो ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे, सुभाष चंद्र बोस थे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था, नहीं, दे डिडंट वांट टू गो। फिर इन्हें बताया गया कि देश में तो हवा चल रही है आज़ाद हिंद फौज की, आप नहीं जाओगे तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, लोगों का भरोसा भी टूट जाएगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा।
तो फिर कांग्रेस को लगा, ओ यस करते हैं। तो नेहरू जी ने 3 दशक बाद काला कोट पहना था उसमें इसके लिए और लड़ने गए थे। तो और उसी समय ये एक कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर, मैंने उनको मेंशन किया है इस पुस्तक में, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने ही कांग्रेस को बोला था कि आप INA का केस लड़िए। आसफ अली उनका नाम था, बहुत बड़ा एम्बेसडर भी थे US के, वो आसफ अली साहब ऑन कोर्ट हैं, कि उन्होंने कहा कि वी शुड फाइट फॉर द INA दिस थिंग। और उन्होंने उसी में एक भविष्यवाणी ये भी की थी कि आज हम लड़ लेते हैं, आज़ादी के बाद जितनी भी आज़ादी फौज के जो भी सोल्जर्स हैं, इनमें ट्रायल भी होगा और इनको आर्मी से निकाला भी जाएगा। और ये हुआ भी। ये देखिए जो दोगलापन था, ये आपको कि आपने INA के लिए केस भी लड़ लिया, आपने लोगों को खुश भी कर दिया, और आज़ादी जब मिली तो उसी INA के जो सोल्जर्स थे उन लोगों को आपने ट्रायल भी किया और उनको नौकरी से भी निकाला। तो ये तो इस मेरी डबल फेस था, और ये पुस्तक मैंने इसका भी वर्णन किया है। ये जो आज़ाद हिंद फौज के सोल्जर्स के साथ किया, क्या यही कारण था कि आज भी लोगों को ये लगता है कि उनका रोल नहीं था और गांधी जी ने ही हमें इंडिपेंडेंस दिलाई है? नहीं, ये तो पोस्ट जो आज़ादी के बाद एक हिस्टोग्राफी आई। आज़ादी के समय भी हमारी जो हिस्टोग्राफी थी बहुत स्ट्रांग थी, नेशनलिस्ट थी। हमारे पास हिस्टोरियन थे RC मजूमदार और ये आपको जलना सरकार जैसे लोग थे, दे वर स्टॉलवर्ड्स, और बहुत ही नामी गिरामी इतिहासकार थे ये दोनों। तो ये लोग चाहते थे कि देश का इतिहास हम, अब देश आज़ाद हो गया है तो ये देश का इतिहास हम देश के पर्सपेक्टिव से लिखें, देश के जो नज़रिया उसके, हम ब्रिटिश के नज़रिए से ना लिखें, देश के नज़रिए से लिखें। ये रीच आउट भी किए थे, इनफैक्ट लेटर भी है, कोड भी है RC मजूमदार का। RC मजूमदार ने 1948 में 1948 में एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ बंगाल और एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अबुल कलाम आज़ाद थे एजुकेशन मिनिस्टर, उनको चिट्ठी लिखी और बोला कि आई वांट टू, मैं चाहता हूँ कि देश का इतिहास लिखा जाए और मैं इसके लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूँ। कोई जवाब नहीं आया, 2 साल तक कोई भी जवाब नहीं आया। फिर 1950 में इन्होंने क्या बोलते हैं, मजूमदार साहब ने चिट्ठी लिखी राजेंद्र बाबू को, हमारे राष्ट्रपति थे, तो वो बड़े खुश हुए, अरे हाँ हमें करना चाहिए। तो मेरे अंदर शायद उनके ही इंटरवेंशन से फिर 2 साल बाद या 1.5 साल बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री में ने फाइनली एक बोर्ड बनाई और उसमें फिर RC मजूमदार को एक पोजीशन दिया, बोला कि आप इतिहास लिखिए। लेकिन उस बोर्ड का सेक्रेटरी कौन था? एक कांग्रेसमैन था, और उसे ये बोला गया था कि इस पर कड़ी नजर रखें और इतिहास को कांग्रेस के हिसाब से लिखाना है, कि शुड बी हिस्ट्री ऑफ व्हाट कांग्रेस वांट्स। अब RC मजूमदार तो बहुत बड़े स्टूडेंट थे ना, छोटे स्टूडेंट तो थे नहीं, तो हो नहीं पाया और पोजीशन होता रहा। तो फिर 1.5 साल चला ये तमाशा है, 2 साल, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया उस कमेटी को, और RC मजूमदार बाहर हो गए। उसके 1 साल बाद फिर से कमेटी बनी, एक बोर्ड बनता है, उस बोर्ड में RC मजूमदार को बुलाया भी नहीं गया। उस बोर्ड में ताराचंद करके एक ब्यूरोक्रेट थे, उनके अंदर बसी, और ताराचंद का इतिहास आज भी है, वो इतिहास पढ़ेंगे, वो प्रो कांग्रेस इतिहास है, वो इतिहास फाइनली लिखी गई। सो वो, और उस इतिहास में वही था कि भाई बिना हथियार का, बिना इसका लाठी का उन्होंने आज़ादी गांधी ने दिलवा दी। वो गाना भी तो बहुत फेमस गाना है, मैं भूल रहा हूँ उसके लाइन्स, लेकिन ये है। तो उस इतिहास को तो फिर उसके बाद पढ़ाया गया सबको ना, NCERT में वही लिखा गया। अभी भी आप NCERT टेक्स्ट बुक निकालेंगे तो NCERT में सारा जो बातें हैं वो गांधी के बारे में होगी, वहाँ आपको भगत सिंह टेररिस्ट दिखाए जाएंगे। तो ये तो जो बच्चे जो पढ़ेंगे वही जानेंगे। आपने इम्प्रेसिबल एज में, छोटे से उम्र में बच्चों को आपने में डाल दिया कि आज़ादी आपको अहिंसा के मार्ग से मिली है, ठीक है, ये अच्छा है, इट्स ए गुड PR एक्सरसाइज, इट्स ए गुड ह्यूमन फेस, बट इतिहास को जानने की जरूरत है कि भाई अहिंसा के नाम पे आप आज़ादी नहीं पा सकते। और आप ये गलत आप सिखाएंगे तो कल को आप ये बोलेंगे भैया कि आपके घर पे कोई आपको मतलब कोई आतताई आ जाए, कोई टेररिस्ट आ जाए, और आप बोलेंगे अच्छा आप एक थप्पड़ मारा यहाँ मार लो, ये आप गलत लेसन दे रहे हैं। प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल लेसन देना है, आपको प्रिपेयर करना है समाज को, और इतिहास का यही रोल है। और वहीं वो फेल, हम एज ए हिस्टोरियन, हमारे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले सरकारी हिस्टोरियन आए थे वो फेल किए, एंड दैट इज आई कॉल देम हिस्टोरियंस, दे आर हिस्टोरियंस। तो आपने जैसे बोला कि जो हिस्टोरियंस थे, डिस्टोरियंस कह सकते हैं, इन्होंने इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया, और ये इसका असर मैं देख सकता हूँ क्योंकि जब मैं अपने स्कूल लाइफ से निकला
तो मैं नोट पे गांधी जी को देख रहा हूँ, मैं हिस्ट्री में उन्हीं के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो जब मैं कोई और नाम सुनूंगा ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं पड़ता कि किसका कितना रोल था। मैं गांधी जयंती मना रहा हूँ 2 अक्टूबर, पूरे नेशनल हॉलीडे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बात सिर्फ एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन इसके बावजूद नहीं, बट एक चीज मैं आपको और थोड़ा इन्वेस्ट करूंगा। कहानी इनफैक्ट आज़ादी के बाद और भी हुई है। ये तो आज़ादी के समय की बात हुई, गांधी को प्रमोट करना। इंदिरा गांधी के बाद इवन गांधी को प्रमोशन बंद हो गई। इट्स ऑल अबाउट नेहरू और इंदिरा। सो एक कहानी है जिसमें मैंने पुस्तक शुरुआत की है, वो है टाइम कैप्सूल की, कि 1973 या 75 की बात है, क्योंकि अभी उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है। सिर्फ 2 किताबें में उसके बारे में वर्णन करती हैं, एक हिंदी में एक इंग्लिश में है, और उसमें दोनों में डेट्स का डिफरेंस है। एक 73 बोल रहा है 15 अगस्त 1973, एक बोल रहा है 15 अगस्त 1975। उस पर इंदिरा गांधी लाल किला जाती है और एक टाइम कैप्सूल होता है जिसमें आप कुछ डाल के आप गाड़ देते हैं जमीन में। अच्छा, और 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद ओपन किया जाएगा। जो भी उसको खोदेगा पढ़ेगा तो उसे उसमें इतिहास पता चलेगा। वो उसमें टाइम कैप्सूल में वो 3000 शब्दों में, 3000 वर्ड्स में एक इतिहास लिखवाती है और उसको डाल के डुबा देती है। और वो इतिहास क्या था? उस इतिहास में गांधी का एक वर्णन भी नहीं है। उस पर सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, इन दोनों ने माँ बेटी ने क्या किया, इसी का वर्णन था। सो ये इतिहास जो इंदिरा चाहती थी कि आज से 1000 साल बाद या 100 साल बाद जब भी वो खुदे तो ये इतिहास लोग पढ़ें, गांधी को भी ना पढ़ें। और इस इतिहास को, इस कार्य को कार्यान्वित करने वाले जो लीडिंग जो फेस थे वो एस गोपाल थे। एस गोपाल सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सुपुत्र हैं। अच्छा थे। और ये बहुत बड़े उस समय नामी गामी हिस्टोरियन में जाने जाते थे। और उन्हें एक ऑथोरिटेटिव बायोग्राफी लिखी है नेहरू पे, मल्टी वॉल्यूम है, बहुत सारे वॉल्यूम है वो। और लोग उनके इकोसिस्टम वाले लोग उसको बोलते हैं ये बेस्ट बायोग्राफी है नेहरू पे, बहुत प्रो नेहरू है वो। तो वो इसको कमीशन करते हैं। और जैसे ही सरकार इंदिरा गांधी की गिरती है, जनता पार्टी सरकार आती है 1977 में, 1977 में, तो उसको फिर खोद के निकाला भी आता है, दिसंबर में से निकाला था। तो जब निकाला गया तो एस गोपाल ने इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज किया। बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे दफनाना नहीं चाहिए, और दफनाया गया तो निकालना नहीं चाहिए, ये तो क्या हो रहा है ये जिस। अब देखिए, जो बंदा खुद ही वो सारा काम करवाया, ही वॉज द ब्रेन बिहाइंड दैट, वो बाद में मॉरल हाई ग्राउंड लेके और किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये उनका डबल फेस है हिस्टोरियंस का इस देश में। जब सारे हिस्टोरियंस, पॉलिटिकल पार्टी का इतना इन्फ्लुएंस था पूरे कंट्री में, इसके बावजूद कैसे सुभाष चंद्र बोस जी हमारे बीच में रह पाए, हमारे दिमागों में रह पाए, हमारे उनकी प्रेजेंस बनी रही, कहीं ना कहीं उनको पूरी तरह हटा नहीं पाए, ये किसके कारण हुआ? क्योंकि जो हमारे देश की सोच है वो अलग है। हमारे देश में एक तो जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है वो फुल फ्लेजेड गांव तक पहुंची नहीं है। तो लोग अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से शेयर करते हैं, उसको जानते हैं, और उसमें समहाउ डिस्टॉर्शन नहीं हो पाया। अब देखिए, ये ऐसा देश है जहाँ की आदिकाल से शंकराचार्य को लोग याद करते हैं, ऋषि व्यास को लोग याद करते हैं, कब किस चीज़ में आए होंगे, वाल्मीकि को याद करते हैं, वैसे विश्वामित्र को याद करते हैं, या राजाओं में राजा भोज, गांव में है राजा भोज गंगू तिली का जो चलता मुहावरा चलता है। कहाँ राजा भोज कौन थे? राजा भोज आई थिंक 10वीं शताब्दी में एक राजा थे। और लेकिन हाँ, क्योंकि वो बहुत ही ज्ञानी थे और बहुत ही मतलब सब चीज़ दान करते थे। तो लोग, अब ये तो वो इतिहास में भी नहीं है, वो भोज का इतिहास भी मैंने 2-4 लाइन ही लिखा है, क्योंकि बहुत वर्णन नहीं है हमारे इतिहास उसमें, बहुत सारे भोज है उस भोज का। लेकिन हमारे जो इतिहास का एक सेंस है, जो धार्मिक सेंस है, वो अलग है। इसमें हम अशोक को भूल जाते हैं लेकिन राजा भोज को नहीं भूलते हैं, क्योंकि उसी सेंस में, यानी आप कितनी भी कोशिश कर लें आप सुभाष बोस को भूलने की, या सावरकर को कितना विलेनाइज किया गया है। सावरकर ने इतना देश के लिए कुछ किया और हम आज उन्हें क्या नहीं बोलते। सही बात। लेकिन आप आम जनता के पास जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ वो क्लैरिटी ऑफ माइंड है, और वो क्लैरिटी ऑफ माइंड आई थिंक हमारी जो अपनी जो एक इंडिक सेंस है वो अभी प्रिवेल कर रही है, ऐसा इसीलिए हो रहा है। आपने जैसे बोला कि हमारा जो सेंस है हिस्ट्री का वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ज़िंदा रखता है,
मुझे ऐसा लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को हमने उस तरीके से प्रमोट नहीं कर पाए अभी तक। हम है ना फेल रहे हैं उनके ऊपर कोई चीज़ें बताने में या उनको फैलाने में, क्योंकि आज मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ 10 साल। मैं वहाँ पे देखा है कि लोग बच्चा बच्चा कहीं ना कहीं उन्हें जानता है, समझता है और उनकी महानता भी जानता है। लेकिन अगर आप ऑल ओवर इंडिया में बात करोगे तो अभी भी शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि हाँ सुना हुआ है लेकिन इतना नहीं जानते, या वॉरलॉर्ड उनकी थे, हाँ कहीं तो वॉरलॉर्ड थे वो। बस वॉर लॉर्ड थे बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब वो हाँ कह सकते कि हाँ एक राजा हुआ करते थे, दैट्स इट। लेकिन उनकी महानता नहीं जानते। बस यही है कि कहीं ना कहीं उनकी हिस्ट्री भी घूम फिर के कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में मराठा के बीच में ही सिमट के रह गई। तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस तरीके से। तो इसका तो एक और रीजन है, शिवाजी के साथ एक और बहुत बड़ा रीजन है। आप शिवाजी को बड़ा करेंगे तो फिर औरंगजेब को छोटा करेंगे। एक लॉबी है जो औरंगजेब को सेकुलर बनाती है। एक लॉबी, हाँ ऑडिट उसके जो राइटर है उनका पूरा पूरा काम ही यही है। और तो उनके हिसाब से औरंगजेब सेकुलर था, जबकि दुर्भाग्य उनका ये है कि औरंगजेब खुद ही फरमान जारी करता है कि भाई इस मंदिर को तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो, ये तोड़ दो। तो वो लोग अब किसी विशफुल थिंग, किसी ड्यूबियस थ्योरी को लेके बोलेंगे नहीं नहीं वो उस मंदिर का जो पुजारी था ना वो गलत था जी, वो रानी के साथ गलत काम करता था इसीलिए तोड़ा गया। बहुत ड्यूबियस थ्योरी है, उसका कोई सर पाँव नहीं है, उसको विश्वास कर लेंगे। सो प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम वही, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट दिस बुक वाज इम्पोर्टेंट कि ये जो हिस्टोग्राफी है इसमें हिस्ट्री जब इम्पोर्टेंट नहीं होता ना, आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है और पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर आप शिवाजी को छोटा करोगे औरंगजेब को बड़ा करोगे। आपको बड़ा छोटा क्यों करना है? फैक्ट है जो बोलो। देखो मैं आसिफ मदार का या फिर जगन्नाथ सरकार का बहुत मैं मानता हूँ उनको एज हिस्टोरियन। जगन्नाथ सरकार की जो इतिहास लिखने की जो क्रिया थी ना, बहुत ही वो रिगरस थी, बहुत रिगरस थी। उनका ये था कि मतलब आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना है या आपको स्कॉलर बनना है तो आपको मेडिवल टाइम से जितने लैंग्वेजेस हैं, पारसी हो गए, उर्दू हो गए, अरबिक हो गए, जो भी यहाँ चल रहा है आपको सब पढ़ना पड़ेगा, सब आपको जानना पड़ेगा। उस हिसाब से तो रविंद्रनाथ थापर भी हिस्टोरियन नहीं है, रविंद्रनाथ थापर को संस्कृत नहीं आती है, लेकिन वो हिस्टोरियन बनी हुई है। सो वो, और उनका कहना था कि फैक्ट्स आर सैक्रोसेंट। जो फैक्ट होता है हिस्ट्री में, जो भी फैक्ट है उससे आप तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। और ये उनके उनके इतिहास 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 लिखने में दिखता है। जब उन्होंने मराठों पे लिखा, मराठा का जो उनका वर्णन है, जब उस पर लिखते हैं तो महाराष्ट्र के बहुत लोग दुखी हो गए, बहुत एंग्री थे, अपसेट थे कि ये क्या लिख दिया हमारे मराठों के बारे में। तो इतिहास में एवरीथिंग नॉट ब्लैक एंड वाइट। आप एंड वी शुड बी केयरफुल इनफ। आज के समय में क्या होता है कि हम लोग बहुत लोगों के बेडरूम में चले जाते हैं और उनके पर्सनल लाइफ पे झांकने लगते हैं कि यार पर्सनल लाइफ है तो ऐसा है, वो फिर आइडियल ये नहीं है, धार्मिक पर्सन नहीं है, तो उनको पर्सनल लाइफ। हमारे यहाँ तो शुक्राचार्य भी गुरु ही है। वो शुक्राचार्य किसके गुरु थे? दानवों के गुरु थे वो। सो लेकिन शुक्र हमारे लिए गुरु है। हमारे यहाँ परंपरा है जो कि हम लोगों को लेके चलते, धार्मिक जितनी प्रवृत्ति सेम हो, लार्जर कॉन्सेप्ट यदि इंटेंट सही है तो हम उनको लेके चलते हैं। जो इसको एकदम नहीं माने तो वो हमारे अलग है, उसको आप अलग कीजिए। तो यही प्रॉब्लम हिस्टोग्राफी में हम देखते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि शिवाजी को प्रमोट नहीं किया, या फिर थोड़े एक्सटेंट में महाराणा प्रताप को, नहीं बिल्कुल नहीं। महाराणा प्रताप को तो और उससे भी ज़्यादा इनफैक्ट आप, मैं तो मानता हूँ कि आप इस देश को यदि आपको जोड़ना है तो हर एक कोनों को जोड़ना पड़ेगा। चाहे वो ऊपर करकोटा डायनेस्टी एम्पायर थी, आपको कश्मीर की, उनके जो रोल थे आपको बोलना पड़ेगा, ओन अप करना पड़ेगा। वाह कितनी अच्छी डायनेस्टी। साउथ में चोला की आप बात कीजिए, अहोम की बात कीजिए, आप जब तक बोलेंगे नहीं और जोड़ेंगे नहीं, आपको नैकी देवी के बारे में बात करना पड़ेगा। नैकी देवी ने आपको 1170s में मोहम्मद गोरी को ऐसा हराया था, मोहम्मद भाई गोरी जो बाद में जीतता है ताड़े के युद्ध में। मोहम्मद गोरी को ऐसा हराया कि उससे ऑलमोस्ट 15 साल तक अटैक नहीं किया इस देश पे। और वो लेडी थी, औरत थी वो। और ऐसे हमारे हीरोज हैं, हमको ऐसे हीरो को खोजना पड़ेगा और हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये इतिहास सिर्फ दिल्ली का इतिहास नहीं है, इस देश में इतिहास हर एक कोने कोने में मिलेगा। और वो जब तक हम ला के नहीं दिखाएंगे तब तक ट्रू यूनिटी की बात ही नहीं होगी। और वही हमें करनी चाहिए। कैसे दिखा सकते हैं आपके हिसाब से? वो तो देखिए ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एफर्ट होगा, क्योंकि इस पे सबको लग के करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई जो मेरा लास्ट चैप्टर है एपिलॉग, उसमें मैं बोलता हूँ कि अभी जो इतिहास लेखनी है वो हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं। मतलब विक्रम ने कुछ लिख दिया, आनंद ने कुछ लिख दिया, तो
आवाज ने एक पुस्तक लिखी पावर पे, इंडिविजुअल लेवल पे हम अपना काम कर रहे हैं, डूइंग इट, यू नो। एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना। संदीप बालाकृष्णन ने अपनी पुस्तक लिखी, बड़ी अच्छी पुस्तक, 2 पुस्तकें हैं अभी, अच्छी पुस्तक भी लिखी थी, तो उन्होंने की है। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम काम कर रहे हैं, मैंने इंडिविजुअल लेवल पे कर लिया, हमने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काम किया है। आप राइट विंग पे अभी आपको विक्रम ने एक तो ये संस्था बनाई है जिसमें हिस्टोरियन को कुछ देते हैं, वही अब लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, वही एक नहीं दिख रहा है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमने कहाँ 10 साल में ऐसा कुछ किया है कि भाई यंग बडिंग हिस्टोरियन है तो भाई उसको पकड़ो और लिखवाओ उससे हिस्ट्री, एंड ये उसको भाई स्कॉलरशिप दो, वो करो, कुछ नहीं है। सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार की प्रायोरिटी नहीं है, मैं जानता हूँ नहीं है, बट आई कैन वो सरकार को माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि सरकार, मुझे पता है कि अभी सरकार के पास चैलेंजेस क्या क्या हैं, ग्लोबल चैलेंजेस हैं, एनजीओ चैलेंजेस हैं, सब चैलेंजेस हैं, तो उसके लिए अभी नहीं हुआ है। बट एज ए सोसाइटी हम मिल के इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमने क्या किया, हमने बहुत नहीं किया है, और वो जब तक नहीं करेंगे तो वही इंडिविजुअल लेवल पे आप और हम कुछ जो करते रहें। सोशल मीडिया का अच्छा रोल है, सोशल मीडिया इसका अवेयरनेस ला रहा है, लेकिन हाँ इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जब हम क्रिएट करेंगे और like minded people को, I'm not saying same people, see we can have our differences, you can see 1987 war as a war of independence, I don't see it, but still we can be together, और हमारा इंटेंट है जो धार्मिक ट्रेडिशन उसको आगे बढ़ाना, तो हम मिलके कुछ कर सकते हैं। और जब तक हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पे नहीं चेंजेस करेंगे तब तक होगा तो जरूर, रिवाइवल इज ऑलरेडी हैपनिंग, दिस माइट टेक 50 years, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर अगर शायद 10 साल में हो जाए, बट होगा। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है तो पाकिस्तान के 2 हिस्से होते हैं, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। क्या ये अच्छा डिसीजन था या ये बहुत ही सोची समझी चाल थी इंडिया को वापस से रिकैप्चर करने की? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो है आप 1940 से पॉलिटिक्स देखेंगे तो हमारे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे मेन स्ट्रीम में, कांग्रेस के स्पेशली, उनको कुछ समझ नहीं थी ये हो क्या रहा है। उनको उनको इसका लार्जर जो पिक्चर था, ग्लोबल पिक्चर, उस समय कि पाकिस्तान क्या है, उनको बहुत जिंदा ही दिखे, उसके आगे आप सवाल दिखे, उसके आगे नहीं दिखे। उनको ये नहीं दिखा कि ग्रेट गेम हो रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेट गेम, जिसमें काइंड ऑफ कोल्ड वॉर इज गोइंग टू कम एंड अमेरिका एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन नीड्स ए प्लेस जहाँ से वो कम्युनिज्म को रेजिस्ट कर पाए। वो सेंस ही नहीं था, हमारे एब्सोल्यूट नो सेंस था, कोई सेंस नहीं था। कुछ हद तक इसमें आप श्री अरविंदो को पढ़ेंगे तो अरविंदो ने इस बारे में कुछ कोशिश की ज्ञान देने की, लेकिन हमारे जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने सुनने से मना कर दिया। तो हमने वहाँ फेल किया अपने आप को, हमने वो देखा नहीं, तो हमें समझ में नहीं आया कि हम किस शत्रु से लड़ रहे हैं, हु इज आवर रियल एनिमी। तो ये प्रॉब्लम थी। लेकिन एक पहलू ये है कि हाँ, मतलब इस पर मैं अभी भी सोच बहुत क्लियर नहीं है कि यदि हम बढ़ते नहीं उस समय तो इस देश में पॉपुलेशन में मुसलमानों का कितना होता है, 35%। बिल्कुल 35% में आज हम डेमोक्रेसी रहते हैं? बिल्कुल नहीं। जिस तरह से हम आज वोट बैंक पॉलिटिक्स देख रहे हैं, 15% या 17% तो पागल हुए पड़े हैं, 35% में तो फिर मेजोरिटी होती है उनकी, वो तो वोट करते, हम आप तो थोड़ा घूमने भी जाते हैं। यदि वीकेंड में वोटिंग हो जाए दिल्ली में तो फिर 20% पॉपुलेशन तो मनाली चले जाते हैं, फिर चलो भाई एक्सटेंड करते हैं छुट्टी, तो फिर तो ऑलरेडी यहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं होती। तो पार्टीशन उस समय शायद, चूंकि इट मे सीम लाइक ए डिफिटेस्ट आर्ग्यूमेंट, बट ये है कि 35% जो हम 15% में हम लड़ नहीं पा रहे हैं, तो 35% में कैसे लड़ पाते हैं पता नहीं डेमोक्रेटिकली। तो ये इस पे सोचने की जरूरत है। बट ये बात डेफिनेटली है कि पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ पाकिस्तान तक रुका हुआ नहीं है। द एजेंडा ऑफ पाकिस्तान इज टू कन्वर्ट द इंटायर सबकॉन्टिनेंट। आप इसीलिए देखिए कि जब पार्टीशन हो रहा था तो देवबंदी ने पार्टीशन का अपोज किया था। अब देवबंदी वही हैं जो तालिबान के गुरु माने जाते हैं, आइडियोलॉजिकल गुरु। तो वो क्यों पार्टीशन का अपोज कर रहे थे? उनको भारत से कब प्रेम हो गया? नहीं, वो इसलिए कर रहे थे, उन्हें लगा था कि वाई टेक पाकिस्तान और बांग्लादेश व्हेन द इंटायर सबकॉन्टिनेंट हम ले सकते हैं, तो उनको सारा सबकॉन्टिनेंट। जबकि दूसरी लॉबी का ये कहना था कि पहले ये ले लेते हैं, इसको हम स्ट्रेंथन कर लेते हैं, फिर वहां से हम फ्रंटल अटैक करेंगे। सो पाकिस्तान ने लेके
लाइक ए फ्रंटियर टेरिटरी, जहाँ से फिर इस्लामिज्म की लड़ाई शुरू होगी। और वही अब इसको मैं मानता हूँ, कश्मीर इज जस्ट एन एक्सक्यूज। आप आज कश्मीर दे भी देंगे तो कल वो आपसे कल आपसे राजस्थान मांगेंगे, कल उसके बाद आप पंजाब पंजाब मांगेंगे, में दिल्ली मांगे, आप देते रहिए, वो लेते रहेंगे। सो कश्मीर इज एन एक्सक्यूज एंड द अल्टीमेट टारगेट इज इंडिया एंड अल्टीमेट टारगेट इज सनातन ट्रेडिशन। तो जैसे हमने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का कंसेप्ट हमने अप्रूव भी कर दिया, हमारे नेताओं को एक लार्जर पिक्चर समझ में नहीं आया कि शायद वो दोनों तरफ से हम पे अटैक कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, वो माइंडसेट में नहीं आया। जब हमने वेस्ट पाकिस्तान को, या आप कहें कि अब बांग्लादेश है, हमने उसको अलग करवाया, पाकिस्तान से फ्रीडम दिलवाई, इंडिपेंडेंस दिलवाई, तब हमने उसको अपने इंडिया में शामिल क्यों नहीं किया? देखिए, सी वंस वी एग्री टू सर्टेन थिंग, आप जो होता है कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वो फिर ठीक नहीं होता, फिर आप कॉलोनियल पावर्स होते हैं। आपने उस लड़ाई लड़ ली, हैट्स ऑफ इंदिरा गांधी फॉर दैट, शी इज वन ऑफ हर काइंड, इसलिए उनको याद भी किया था डिस्पाइट ऑल हर फेलिंग्स। इंदिरा गांधी में बहुत गलतियां भी थी, लेकिन वो एक वजह से इंदिरा गांधी भी हमेशा याद की जाएंगी, हमेशा उनको इज्जत की जाएगी। लेकिन मिलाने संभव इसीलिए नहीं था, मिलाना ऐसी एक बार लाइन आपने ड्रॉ कर ली तो मिलाने के बाद फिर आपको मतलब उसके लिए डिफरेंट लेवल ऑफ नेशनल पावर चाहिए, जो कि 1970 में हमारे पास नहीं थी। 1970 में हम इसलिए विस्तृत कर पाए थे क्योंकि यूएसएसआर हमारे साथ खड़ा था। इस पे यूएसएसआर साथ खड़ा होता कि नहीं होता, मुझे डाउट है, नहीं होता शायद, क्योंकि नेशनल बाउंड्री को फिर आप पिला रहे हैं, फिर आप एग्रेसर हो गए। अभी आपने एक मॉरल हाई ग्राउंड लिया कि देखिए बंगाली को मारा जा रहा है, ये वेस्ट पंजाबी मार रहे हैं, हम वहाँ सपोर्ट करने जा रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, ये आपने मॉरल हाई ग्राउंड लिया। लेकिन जैसे आप उसको मिलाएंगे तो आपको मॉरल हाई ग्राउंड चला गया, तो वो मुश्किल है, वो वहाँ 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 थोड़ा सा आपको आप फिर गलत ट्रैजेक्टरी पे चले जाएंगे। बट ये है कि हाँ, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। अब देखिए हमारी नैरेटिव इतनी गलत होती है, मैं इनफैक्ट मैंने एक आर्टिकल लिखा था 2 महीने हो गए, उसमें बोला कि हम हमेशा बोलते सीए हमने इसलिए किया कि जो बांग्लादेशी हिंदू हैं आ जाएंगे हम। ये गलत अपने आप में, इट्स ए गुड थिंग, इट्स ए नोबल आइडियल, बट आप सो एक हद सोचे तो ये डिफिटेस्ट आर्गुमेंट भी है ना। ये जब देश बटा था तो रिलीजन के नाम बटा था, जब 1/3 पॉपुलेशन बांग्लादेश में था, आज के बांग्लादेश में था, तो हमने इसीलिए दिया था ना उनको कि हम यहाँ भी हम मुसलमान रख रहे हैं। तो आज यदि वो सिक्योर्ड नहीं है तो हमें ये मांग करनी चाहिए कि भाई उतने लोगों के प्रोपोर्शनेट आप जमीन दीजिए और उसको आप सेपरेट कीजिए या ऑटोनोमस से वो जमीन दीजिए। करेक्ट है। आप बांग्लादेश को तोड़िए ना अंदर से, आप उसको ले नहीं सकते। सी दैट विल नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, वो हमारे में नहीं है। लेकिन आप इतना भी तो कर सकते हैं। और ये काम मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, ये बात हम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज आज 1950 में बोली थी कि उसमें मुसलमान हिंदुओं को वहाँ मारा जाता है इस पाकिस्तान में। तो उन्होंने बोला यदि पाकिस्तान को नहीं रख सकता है तो वो 1/3 टेरिटरी दे दे और हम उनको ठीक से रख लेंगे। हम तो उनके नंबर पे दिए थे ना, हमने आज तक बात नहीं की। 1/3 से आज वो 7% हो गए हैं। भाई आज भी तो मांग लो कि 10% टेरिटरी दे दो। बिल्कुल। आज फॉर 10%, दिस कैन बी आस्क्ड। सी आप जो बोले जो पूरी टेरिटरी लेना वो बिग आस्क है, ये तो हम कर ही सकते हैं, ये भी हम नहीं कर रहे हैं। I think we need to reorient our thoughts on that. आपने एक आइडियोलॉजी बोली कि उन्होंने वो ना सोचा, जिन्ना ने सोचा या कुछ उनके पॉलिटिकल लीडर्स ने ऐसा सोचा कि अभी पाकिस्तान ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम पूरे इंडिया पे कैप्चर कर सकते हैं। तो जब उन्होंने 3 बार मेरे सबसे अटैक किया इंडिया के ऊपर, 3.5 कारगिल को जोड़ ले तो 3.5, और जो कश्मीर के ऊपर चलता रहता है, फिर कश्मीरी पंडितों को वहाँ से हटाना, तो ये भी क्या इंस्पायर्ड था मुगल अटैक से कि जैसे उन्होंने धीरे धीरे कैप्चर करके 600 साल हम पे राज किया, तो क्या ये भी एक वैसा ही ट्रायल था फिर से शुरुआत करने का कि धीरे 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 करें और फिर पूरा कैप्चर करें, क्योंकि आइडियोलॉजी यही है। ये कभी रुका नहीं है, हम ये सोचेंगे कि अभी शुरू हुआ है। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये जब से आए हैं, जब से अटैक हुआ तब से ही चल रहा है, कभी रुका ही नहीं, कभी नहीं रुका है। आप चूंकि कश्मीर पंडित का केस हमें दिख रहा है कि एक साथ पूरी वैली से पंडित निकल के बाहर आ गए। बिल्कुल। तो इसीलिए आपको दिख रहा है। लेकिन अब देखिए तो अभी हो रहा है। आप चले जाए ये ईस्टर्न बंगाल में बॉर्डरिंग एरिया में, आप चले जाएं किशनगंज में, बिहार में किशनगंज में चले जाएं, आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। आप वैसे ही आप देखिए जितने भी हमारे बॉर्डरिंग एरियाज हैं
वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो प्रॉब्लम इस्लामिज्म रिलेटेड हो, चाहे चर्च रिलेटेड हो। आप पंजाब में देख लीजिए, जो वहाँ के दलित हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी में, और बॉर्डरिंग एरिया है, बॉर्डरिंग एरिया में ही क्यों हो रहा है? आप हमेशा बॉर्डरिंग एरिया के बाद में आप चले जाएँ आंध्र प्रदेश में, वहाँ कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हुआ है, और वहाँ कन्वर्जन पता भी नहीं चल रहा है हमें। शायद हमारी वो सीएस भी नहीं, इसलिए पता भी नहीं चला, लेकिन चर्च से वहाँ के लोगों को बोला हुआ है कि मेरा नाम उत्पल कुमार है, ओके, आप अपना नाम कुमार ही रखिए, आप कन्वर्ट हो जाइए और सरकार से सारे बेनिफिट लेते रहिए। सो कन्वर्ट तो हो गए वो, लेकिन उनका नाम रहेगा उत्पल कुमार, उसका नाम रहेगा प्रतीक, उनका नाम यही सब रहेगा। सो ये आंध्र प्रदेश में हो गया। आंध्र प्रदेश ऑल्सो काइंड ऑफ बॉर्डरिंग एरिया, बॉर्डरिंग है बिल्कुल। और सेम चीज आपको तमिलनाडु में हो रहा है, केरला में जो हो रहा है। आप ऐसे के टाइम में हमने देखा ही है, वहाँ से बच्चे जा रहे थे ऐसी से लड़ाई करने के लिए। सो जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं, और हम अभी भी, और हमें ये लगा कि हमने सॉर्ट आउट कर लिया, तो नहीं किया है। ये प्रॉब्लम हो रही है, हमने मार्क नहीं किया। हमारी एक प्रॉब्लम है ना, हमारी एक हमारी जो माइंडसेट है, मेजोरिटी वाली माइंडसेट है। हमें समझने में हिंदू मेजोरिटी नहीं है, हम माइनॉरिटीज हैं। हम इतने बटे हुए ना, ये पहली बात, हम बटे हुए बहुत हैं, तो हम माइनॉरिटीज हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट रियलिटी। और दूसरी है कि मेजोरिटी, हम 80% जो बोलते हैं, तो हम क्या 80% सब जगह थोड़े हैं? हम क्या 80% कश्मीर में है? नहीं है, हो गया कश्मीर खत्म। कश्मीर का हम 80% बंगाल में है? नहीं है, तो हो गया बंगाल खत्म। केरला में नहीं है। हम 80% आसाम में है, वो तो भला हो सरकार का जो आ गया है, नहीं तो वो रोका हुआ है, बट वहाँ ऑलरेडी 45% पहुंचे हुए हो। सो माई पॉइंट इज कि जो भी हम 80% कंसंट्रेटेड कहीं कहीं है, बिहार में हो गया, यहाँ हो गया, कहीं हो गया, मैं सम प्रोसेस, पर देयर मेनी प्लेसेस जहाँ हम नहीं, वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, और वो ऐसे सिकुड़ते जा रहे हैं। अब बंगाल में किशनगंज, जो ईस्टर्न बिहार है, किशनगंज प्रॉब्लम, तो आपको कल कटिहार में जो उससे जुड़ा हुआ राज्य है, डिस्ट्रिक्ट है, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ प्रॉब्लम आने लगी। तो वो तो आ रहे हैं ना, धीरे धीरे के आ रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, हम सिकुड़ते जा रहे हैं। उनकी प्रोग्रेस दिख रही है। हाँ, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस प्रोसेस को रोकने का उपाय बहुत आसान नहीं है, बट हम अभी तो जागे भी नहीं है, हमने कोई कोशिश भी नहीं की है, ये दुर्भाग्य है। हम इंडिया में इतनी हिस्ट्री की बात करते हैं, हमारे पास हजारों सालों की हिस्ट्री है, पाकिस्तान में हिस्ट्री कैसे पढ़ाते होंगे? अब बहुत ही, आई थिंक इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पाकिस्तान की हिस्ट्री, अच्छा मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप बताइए, पाकिस्तान का फर्स्ट सिटीजन कौन है? कौन हो सकता है, सोचिए सर। मैं जिन नहीं कह सकता हूँ, मेरे को भी उनके दिमाग में था। पाकिस्तान का फर्स्ट सिटीजन है मोहम्मद बिन कासिम। ओके। मोहम्मद बिन कासिम वही इंसान है जो आज के पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान के पूर्वजों को, की औरतों के साथ वो रेप कर रहा होगा, आज के पाकिस्तान के पूर्वजों के बेटियों को उठा के ले जाता हो या मारता होगा, कत्लेआम किया, वो आज के पाकिस्तान का फर्स्ट सिटीजन है। तो ये है पाकिस्तान की हिस्ट्री के सेंस। पाकिस्तान की इतिहास शुरुआत 712 से हो रही है अब। सो बेसिकली देखिए, यही है, एंटी इंडियाइज्म ही पाकिस्तान का मोटो है। मोटो है हमेशा से। जो भारत के लिए जो डार्क फेज होगा, वो उनके लिए गोल्डन फेज बन गया है। वो ये भूल जाते हैं कि भैया वहाँ इंडस सिविलाइजेशन का वहाँ पार्ट्स है भाई, आप ऑनर करो, लेकिन चूंकि आपकी सोच ऐसी बन जाती है, जो आप कन्वर्टेड पर्सन सेंस, कन्वर्टेड पर्सन की हिस्ट्री होती है बहुत, तो वो सीधी नहीं होती, वो मुड़ी हुई होती है। हम तो वो और उस हिस्ट्री में जो आपके इन्वेडर्स हैं, वो आपके हीरो बन जाते हैं। बाहर के लैंड आपके धार्मिक स्थल बन जाते हैं, तो इसलिए उनकी अपनी जमीन पवित्र नहीं है। जैसे हमारे लिए है ना भाई, अयोध्या पवित्र है, ये वृंदावन है। पवित्र है, इनफैक्ट सारी जमीन हमारे लिए पवित्र, सारी भारत माता है। लेकिन उनके लिए उनको वो पश्चिमी तरफ मुड़ना ही पड़ेगा। पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तान में कुछ भी पवित्र नहीं है, कुछ भी है। तो ये तो जो होता है, पाकिस्तान हैज बिकम अ हिस्टोरिकल कंट्री, एंड पाकिस्तानी हैज बिकम अ हिस्टोरिकल पीपल। ये उनकी सच्चाई है, और उनकी इतिहास कम्प्लीटली मोल्डेड है, उनकी इतिहास सेंस जीरो हो गई है इधर। आपकी नज़र में हर तरीके से देखा जाए अलग अलग एरियाज में, तो गांधी जी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस जी, आप क्या कहेंगे? ये तो है, गांधी सुभाष हो गए, या फिर सरदार वल्लभ पटेल वर्सेस जवाहरलाल नेहरू हो गए। ये है, इट्स ए गुड दिस थिंग। ये तो डिबेट डायलॉग हर एक समाज में चलता है, और चलना भी चाहिए, ठीक है, सबके अपने हीरोज होने चाहिए।
और सबकी अपनी जगह है, लेट बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोग सनातन ट्रेडिशन से हैं, तो हमारे भगवान भी एक नहीं है। मुझे बचपन में भगवान राम बड़े पसंद थे, राम शिव रामायण देखे जैसे बड़ा हुआ तो अब मुझे फैसले थोड़ा शिव की तरफ ज़्यादा हो रहा है। बट ये है कि हम लोग अपॉर्चुनिटीज है, इतने सारे ऑप्शंस हैं टू चूज़, एंड जब पूरी पूरी मॉल ही हमारे लिए है तो वाई टू चूज़ वन। तो ये उसी तरह हमारे हीरोज में भी है, जो चाहे फ्रीडम फाइटर्स हो। सो मेरा मानना है कि हमारे लिए जो रेलेवेंस वाइज हमारे लिए गांधी भी उतने इम्पोर्टेंट है जितने बोस है, क्योंकि गांधी का भी अपना इम्पोर्टेंस है। गांधी ह्यूमनाइज करते हैं, गांधी इज ए वेरी गुड PR प्रोडक्ट। आप गांधी को फिर साय कर लें तो फिर आप जो है ना, सिविलाइज लोगों से इजीली आप लड़ सकते हैं, अनसिविलाइज से नहीं। हिटलर आएगा तो फिर आपको वहाँ बोस चाहिए, बिल्कुल। लेकिन यदि सिविलाइज लोग हैं, खड़े हैं, तो गांधी को आगे कर लीजिए, देखिए यू विल विन दैट वॉर। अलग अलग जगह पे हाँ, अलग अलग। तो हमारे लिए आज तक इतिहास में प्रॉब्लम ये रही कि हमने बस गांधी और नेहरू पर जाके अटक जाते थे, हम उससे आगे नहीं गए। मुझे प्रॉब्लम बस उतनी सी है। गांधी इम्पोर्टेंट, आप गांधी इम्पोर्टेंट दीजिए, नेहरू गांधी जी को नेहरू को भी इम्पोर्टेंट दीजिए। सी नेहरू ने गलतियां की हैं, बट उन गलतियों से सीख के हम आगे गलती नहीं करें। नेहरू का इम्पोर्टेंस ये भी तो हो सकता है कि नेहरू ने इतनी गलतियां की हैं कि उन गलतियों से सीख के हम आगे वो गलती ना करें। इम्पोर्टेंट, नेहरू जी इम्पोर्टेंट। नेहरू को एक और बात है, नेहरू देश को प्यार तो करते थे, गद्दार नहीं थे वो। इस वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा डाइल्यूटेड था और इसलिए प्रॉब्लम हो जाती थी। तो नेहरू की, लेकिन क्या हम बस उन्हीं को देखें और किसी को ना देखें तो फिर गलती हुई। यदि गांधी इंपॉर्टेंट है तो हमें बोस को भी इक्वली इंपॉर्टेंट देना चाहिए, इफ नॉट मोर, और हमें रियलिस्टिकली देना चाहिए। हमें डेमोनाइज नहीं करनी, हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। मेरा ये कहना, हमारे लिए सावरकर भी, देश सावरकर का ही उतना है जितना गांधी का है, और उतना ही आप देखिए रियल लाइफ में थिंग्स आर नॉट ब्लैक एंड वाइट। जब आप आज़ादी के समय देखेंगे ना, तो कांग्रेस पॉलिटिक्स में सरदार पटेल और नेताजी सुभाष बोस ये कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, पॉलिटिकली कट्टर दुश्मन। लेकिन हमारे तो दोनों आइडियल हैं। सरदार पटेल हमारे लिए कितने पूजनीय है, और सरदार सिमिलरली वो, लेकिन आपस में उनकी कभी नहीं जमी है। यदि दोनों आज़ादी के बाद जिंदा होते तो दोनों अपोजिट कैंप में होते और पॉलिटिकली दोनों एक दूसरे से लड़ते, लेकिन दोनों हमारे लिए आज़ाद नहीं है। सो आई थिंक वी हैव टू एक्सपेंड आवर होराइजन। हमारी जो लीडरशिप का जो जिसे हम पूछते हैं उसको बढ़ाने की जरूरत है। गांधी नेहरू से आगे जाने की जरूरत है। 30 जनवरी को गांधी जी को नाथूराम गोडसे जी गोली मार के उनकी हत्या कर देते हैं। अगर ये नहीं हुआ होता तो उसके बाद हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? इसमें मैं थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बहुत जो राइट विंग जो सोच वाले लोग थोड़ा सा दे माइट बी ऑफेंडेड, बट मुझे लगता है कि नाथूराम गोडसे का जो एक्ट था वो सनातन जो धर्म है उसको बहुत डिसर्विस किया। और मैं आपको पॉइंट देता हूँ उसके लिए। डिसर्विस किया या इसका फायदा उठाया? नहीं, डिसर्विस अपोजिशन फायदा उठाया, और डिसर्विस इन दैट सेंस। सी, आपको ये समझ होनी चाहिए कि मैं कुछ, जैसे मैं आपको भी कुछ बोलता हूँ और मुझे पता नहीं कि वो बोलने से क्या रिपरकशन होगा, तो फिर मेरी गलती है। नाथूराम गोडसे ने जो किलिंग की, उस किलिंग का क्या रिपरकशन समाज पे पड़ेगा और क्या पड़ा, वो यदि उन्होंने नहीं सोचा, वो बस उसी समय कि नहीं अच्छा आपने गलती किया, मैं आपको गोली मारता हूँ, आपको ये भी सोचा पड़ेगा गोली मारने के बाद क्या होगा, ये शायद उन्होंने सोचा नहीं। तो उन्होंने किया, और ही जस्टिफाइड दैट ही वाज नॉट ए क्रिमिनल। मैं मानता हूँ इस बात को, नाथूराम गोडसे वाज नॉट ए क्रिमिनल, ही वाज नॉट ए अपॉर्चुनिस्ट, ही वाज ए पैट्रियट, बट किलिंग इज नॉट राइट थिंग। आपको किलिंग आप तब करते हो जब आप डायलॉग नहीं कर सकते, आप जीत नहीं सकते उसको, आर्टिकुलेट नहीं कर सकते अपने विचारों को, पहली बात है। और दूसरी बात है, जिस कॉज के लिए वो गए थे, उस कॉज को सबसे बड़ा धक्का उसी वजह से पड़ा था। 19 जो ओपोनेंट थे, नेहरूवियन जो इकोसिस्टम थी, उस एक इंसिडेंट को लेके हिंदू आउटफिट्स, चाहे वो जितने भी उसमें हमारे हिंदू पार्टीज भी थी, उसको उन्होंने बैन किया। हिंदू वर्ड अपने आप में गाली बन गया। बिल्कुल। 30 और कम से कम मैं बड़े 30 साल लगे थे उस चीज से निकलने में हिंदू समाज को। हिंदू समाज भी ग्लानि महसूस करने लगा। सिर्फ महात्मा गांधी की इमेज संत की थी, और वो लीडर हिंदू के लीडर थे। आप समझ लीजिए, मुसलमानों के लीडर नहीं थे, हिंदू ही मानते थे उनको। तो हिंदू समाज में भी ग्लानि हुई
कि यार कैसे मार दिया, जो कि मारा क्यों, सी हम समाज से आते हैं, मारा क्यों, क्या जरूरत तुम्हारी, छोड़ देते। और अब देखिए गांधी को जो आपने मारा, उन्होंने पुस्तक में लिखे, गांधी वॉज ऑलरेडी बाय द टाइम उनकी फोर्स थी ना खत्म हो गई थी, गांधी का कुछ चलता नहीं था। 40s वो पावर नहीं था। 45 के बाद से कांग्रेसी नेता उससे बात नहीं करते थे, और 5 साल रह जाते ना। और एक्चुअली नाथूराम गोडसे ने गांधी को हटा के नेहरू के लिए बड़ा फेवर कर दिया था, क्योंकि गांधी यदि रह जाते 5 साल और, तो नेहरू के खिलाफ ही सत्याग्रह करने वाले थे वो, क्योंकि नेहरू की सारी पॉलिसी तो उल्टी थी, स्टेट वाली पॉलिसी थी, गांधी की ग्राम स्वराज की पॉलिसी थी। गांधी गांधी ऑलरेडी इनके नाक में दम कर रहे थे, नेहरू और पटेल के नाक में दम कर रहे थे वो, और इसीलिए नेहरू के लिए तो वरदान मिल गया कि हट भी गया और ब्लेम भी पड़ गया राइट पे, हिंदू पे, और उससे निकलने में 30 साल लगे। सो उससे फायदा नहीं हुआ। हिंदू महासभा उसमें बड़ी फोर्स होकर उभर रही थी, और उसी का फायदा लेके नेहरू ने हिंदू महासभा को तोड़ दिया, कंप्लीटली तोड़ दिया। उसी डर में आरएसएस भी कंप्लीटली अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग कर लिया कि नहीं, मुझे पॉलिटिक्स से कुछ नहीं करना है। सो माई पॉइंट इज, उससे फायदा क्या हुआ? गांधी तो स्पेंड फोर्स थे ना, गांधी स्पेंड फोर्स थे, और गांधी को भी महात्मा इसीलिए बने, वो किलिंग गांधी उसमें आप देखें, उसमें लिटरेचर देखें, सारी जो भारत में गांधी के खिलाफ इतने वो थे, गांधी मूवमेंट थी, तो वो लोग बोलते यार पागल हो गया बुढ़ा, ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो इम्पैक्टफुल बातें बोलते थे, वो पाकिस्तान को इतने करोड़ रुपए दे दो, तो ये कर दो, तो वो कर दो। तो अपने आप गांधी ने ऑल्सो सीकिंग मार्टेडम, मैंने टर्म यूज किया, गांधी मार्टेडम चाह रहे थे, और गोडसे ने उन्हें मार्टेडम दे दिया। तो इसमें गांधी को फायदा हुआ, इसमें नेहरू को फायदा हुआ, हमें नहीं हुआ। गोडसे को तो कोई फायदा नहीं हुआ, और हमें भी डेफिनेटली नहीं हुआ। गांधी जी का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक ना एक्टिविटी पता पड़ती है, हिस्टोरियन से पता पड़ती है या किससे, ये आप बताइएगा, कि वो ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस के लिए ऐसे गलत तरीके अपनाते थे कि वो अपने ही फैमिली मेंबर, या फैमिली मेंबर डायरेक्ट कहूँ मैं तो, अपने ग्रैंड डॉटर्स के साथ या उनके साथ नेकेड होके वो प्रैक्टिस करते थे। तो क्या ये मैसेज सही था? देखो मैसेजिंग तो सही नहीं था, पीपल क्रिटिसाइज किए थे, बट मैं फ्रेंकली इस पर नहीं बोलता हूँ। उसकी गांधी की जो मुझे लगता है गांधी का एक स्तर होता है, हम किसी को अपनी ऊंचाई से देख पाते हैं। मेरी इतिहास की समझ उस ऊंचाई से देख रहा हूँ, शायद आप उस से ना देखें, आप शायद ऊपर से देख लें या नीचे देख लें। सो बहुत बार क्या होता है कि बहुत बड़े लोग होते हैं ना, ऋषि मुनि होते हैं, वो अपने दूसरे लेवल से देखते हैं। सो मुझे पता नहीं गांधी किस लेवल से देख रहे थे और क्या कर रहे थे, इसीलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि गांधी का क्या सेंस था फ्रॉम ए लेमेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इडियोटिक था कि, और बहुत ऑब्सीन, क्या अफसोस हो गया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बात आई एम श्योर कि वो उतने बेवकूफ़ वो भी नहीं थे, और उन्हें भी समझ में आना चाहिए। तो लेकिन अब वो किस लेवल पे वो जाके वो कर रहे थे, इसलिए मैं उसको जज नहीं कर पा रहा हूँ। एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट लेवल। बट और दूसरी रीजन में ये है कि पर्सन व्हाट ही डज इन पर्सनल लाइफ, वी शुड बी केयरफुल अबाउट नॉट डूइंग दैट, क्योंकि उससे फायदा नहीं होता है। मैं और इसी बोल रहा हूँ, ये डिबेट बहुत चलता है। मैं बहुत राइट विंग को वाले को जानता हूँ, जो कि ये नहीं मानते गाय हमारी माता, मैं जानता हूँ उनको, और कुछ लोग बीफ भी खा लेते हैं। they should not, at least they shouldn't flaunt that. Some of them don't flaunt it also, some flaunt also. वो मुझे उससे दिक्कत है कि फ्लॉन्ट तो मत करो, लेकिन यदि वो उनका इंटेंट और लार्जर कॉज यदि सनातन के फेवर में जा रहा है, तो देन वी कैन एक्सेप्ट इट। हमारे यहाँ बहुत सारी धाराएं होती हैं, हमारे यहाँ देखिए धार्मिक भी होती है, हमारे यहाँ चारवाक भी होता है, जो कि बोलता है कि भाई घी, यानी घर बेच के भी घी पीना हो तो पी लो। तो हमारे वी कैन एकोमोडेट देम ऑल। हम एकोमोडेट तभी नहीं कर सकते हैं यदि उनका इंटेंट गलत हो। करेक्ट। तो मेरी बस वही है। मुझे लगता है कि इसमें जो मेरी राय है कि एक पब्लिक फिगर होके आपका मैसेज बहुत क्लियर और बहुत ही सोच समझ के होना चाहिए, He should avoid. I also believe that. क्योंकि शायद अगर वो जिस तरीके से, जैसा आपने बोला कि उनका देखने का एंगल हो सकता है कि बहुत डिफरेंट हो, लेकिन जब आप इस चीज़ को पब्लिक कर देते हो कि मैं कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, I too. और आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, आप इतने बड़े लेवल पे हैं, और अगर आपको देखने के बाद किसी ने और ने ऐसा ट्राई किया और वो फेल हो गया। नहीं, मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जब गांधी 40 में थे ना, लेट 40 में, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी इशू बन रही थी, समाज में बन रही थी। और नाथूराम गोडसे यदि वो कार्य नहीं करते तो शायद ये सब इशू इतनी बड़ी बन जाती है, गांधी को शायद तो
को शायद वो सब लोग आज आज होता है डोंट लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम विलेन, वो शायद कुछ है तो विलेन बन जाते वो। तो मैं भी मानता हूँ, सी मैं अपने लेवल में बोलूँगा, हैड आई बीन गांधी, मैं अपनी सोच में मुझे बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि आई वुड हैव अवॉइडेड इट। क्यों करना है काम यार? आप एक पब्लिक फिगर हो, आपको मैसेजिंग समाज को देना होता है, आप क्यों कर रहे हो? पर आप क्यों कर रहे थे वो, मतलब सी उनके मैं जस्टिफिकेशन में बोल रहा था, आई डोंट नो व्हाट ही वाज थिंकिंग एज ए लेमैन। आई एम श्योर ही वाज स्मार्ट इनफ टू नो दैट, यू नो, कि भैया कि ये तो मतलब इट विल नॉट गो डाउन वेल विद पीपल। व्हाई विल यू स्लीप नेकेड विद अ गर्ल? Why will you do that? I won't do, you won't do, and doesn't look good. आपकी ये बुक है एमिनेंट डिस्टॉर्शन, आपके हिसाब से इसको किसको पढ़ने की ज़रूरत है कि इसको तो पढ़ना ही चाहिए? मुझे कल किसी ने बोला, कल शाम की बात है, किसी ने बोला मुझे कि ये बुक 18 साल से लेके 80 साल तक के लोग पढ़ सकते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा है सुन के। एंड एज ए राइटर, यू नो, यू वांट दैट कि लोग बोले ऐसा। बट वो रीडर का कमेंट था कि जब मैंने पढ़ा इसे तो मुझे पढ़ने में इतनी आसानी लगी, इतना ईजी, व्हाट वाज दैट प्रोफाइंड राइटिंग विद जर्नलिस्टिक स्टाइल। So I think every Indian should read this book, and they should at least they should know what the history is all about. They may agree, disagree. That's a different thing. But ये है कि कोशिश की गई है कि भारत का इतिहास भारत के नज़रिए से सामने रखा जाए, और कोशिश में कोई कमी नहीं है। बट चूँकि इतिहास, और वो भी भारतीय इतिहास इतना बड़ा है कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ छूट जाएगा, कहीं कहीं कुछ पर्सपेक्टिव गलत भी हो सकता है। लेकिन कोशिश जो है, मैं हमेशा इंटेंट पे इसके ऊपर फोकस करूँ। इंटेंट इज ऑलवेज दैट टू बी ऑनेस्ट अबाउट दैट। और मुझे लगता है कि 18 से 80 तक का रेंज इज ए गुड रेंज। मुझे लगता है 18 से 80 के बीच लोग इसको पढ़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, एंड इट कैन बी हेल्पफुल आल्सो इन दैट। आपने इसमें हिस्ट्री के सारे फैक्ट्स बताए और आपने डिसीजन रीडर पर छोड़ दिया है कि वो डिसाइड करे कि क्या है क्या नहीं है। इसीलिए मैंने इसमें, आप देखिए, 50 पेज से ज़्यादा का फुटनोट्स है। मैंने कहाँ से क्या लिया है, क्या कोट किया है, मैंने बाकायदा उसको मार्क करके दिया हुआ, ताकि लोग ये जाने कि इट्स नॉट जैसे जर्नलिस्टिक वर्क, इट्स ऑल्सो एकेडमिक वर्क, जिसमें मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ को बाकायदा रिस्पॉन्सिबली यहाँ से पढ़ा हूँ, और मैं उसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ये। सो या दैट वे आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट इन माई वे, एंड आई एम होपिंग रीडर्स लाइक इट। थैंक यू उत्पल जी, आज आपने टाइम निकाला और हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकालने की कोशिश करी आपसे, और शायद ये लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थोड़ा सा हम उनको क्यूरियस भी बना रहे हैं मे बी, और शायद क्यूरियोसिटी से हम अच्छे रिजल्ट्स पा सकें। सो थैंक यू सो मच। So thank you so much. I should be thankful. And it was very unique podcast. You know, some of the questions were very witty. Some were out of the course also. But then that were, you know, वो history question थे. So इसे book के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी. So thank you so much. I'm really थैंक यू सो grateful. मच। ओके।